लिस्ट में मेरा नाम भी आ गया, फिर ये जाएंगे। तो मुझे थ्रेट आई, अच्छा, टेलीफोन से, अच्छा, कश्मीरी लहजे में। मैं पहचान गया कोई कश्मीरी लड़का बोल रहा है। तो कहा जी आप नहीं जाइए। मैं कहा जी क्यों नहीं जाऊँ? कह रहे जी इससे तहरीक को नुकसान पहुँचता है। तो मैंने फ़ोन पे फिर मैं कहा अगर एक बस चलने से तहरीक को नुकसान पहुँचता है तो उस तहरीक का बंद करना ही बेहतर है। कि जो जापानी चावल आते थे, जापानी चावल, जापान से, हाँ जी, वो बड़े वो थे, यानी तात्पर्य से अही में नहीं आ रहा ना, ऐसे अही में चावल। माँ हमें उसमें थोड़ा सा नमक और मिर्च डाल के ना वो पिलाती थी हमें। दिन का खाना हमारा वही होता था। तो उनकी नज़रों में हम क्या इमचे डोगरे इमन क्या पता, इम क्या जानन क्या को इस्लाम क्या को। ये चीज़ अभी भी है, वहाँ शाली मिलती थी। और ये घाट कहाँ था? ये हरि सिंह हाई स्टेट के साथ जो दरिया है ना, जो जैसे हनुमान मंदिर का वो जो है, वो वहाँ घाट था। और ये डुंगू में आता था सारा राशन वगैरह। तो राशन के चंदी पे मिलता था हमें, लकड़ी चंदी पे मिलती थी, लकड़ी भी हमें चंदी पे मिलती थी। मैंने 45 साल इस आदमी के साथ रहा। कुत्ता भी अगर 2 साल किसी के साथ रहे तो वो दुम हलाता है उसके पीछे। मैंने 45 साल से रो पड़ा। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। कश्मीर लाइफ में आपका खुश आमदीद। मैं हूं मसूद हुसैन और यादें की एक और कड़ी लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज के शुमारे में हम बात करेंगे एक नहायत ही अहम शख्सियत से, जो लिखते हैं, जो देखते हैं, याद रखते हैं, याद रखते हैं तो लिखते हैं, लिखते हैं तो बहुत अच्छा लिखते हैं। और इतना अच्छा लिखते हैं कि पैदा जम्मू कश्मीर में हुए, पर्दाख्त कश्मीर में हुई, लेकिन साहित्य एकेडमी ने इनको पंजाबी का अवार्ड दे दिया। मेरी मुराद खालिद हुसैन साहब से है। खालिद हुसैन साहब, आपका कश्मीर लाइफ के यादें शो में खुश आमदीद। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके प्रोग्राम में आऊँ और कुछ अपनी यादें आपके साथ शेयर करूँ। ये शुरुआत इस बात से करेंगे कि आप बड़े ज़ुबानदान हैं, आप कई ज़ुबानें जानते हैं, समझते हैं, लिखते हैं। जी जी। लेकिन ये तो अजीब इत्तेफाक है कि साहित्य अकेडमी ने आपको अवार्ड दिया और आपके पंजाबी कंट्रीब्यूशन के लिए। इसकी कहानी है क्या? असल में यह अजीब सिलसिला है कि 47 से पहले जो मेरे आबा अजदाद थे वो पहले कहीं कुलगाम से आए हैं। कुलगाम से आए? कुलगाम से। अच्छा, जी हाँ। तो आप तो मेरे घर के नज़दीक आते जा रहे हैं। तो कुलगाम से वो लोग माइग्रेट करके, कहते हैं जो हमारे मेरे यानी परदादा के जो हम उम्र थे, उन्होंने मुझे ये बताया था। अच्छा। कि हम लोग वहाँ से आए थे। तो वहाँ एक कोई लाहौर से कोई पीर कोई आया था। अच्छा। कोई सूफी दरवेश था। अच्छा। तो उनके साथ वो जो हमारा था जद, वो उनके साथ चला गया लाहौर। अच्छा। तो लाहौर में उनके साथ रहा, उनका खिदमतगार रहा। उन्होंने उसकी शादी वगैरह करवाई और शादी भी वहाँ किसी कश्मीरी फैमिली में हुई। अच्छा। तो उनके जो बेटों में से एक बेटा वापस आ गया। अच्छा। वापस जब आया तो वो फिर रामनगर में सेटल हुआ। अच्छा। रामनगर जो उधमपुर की एक तहसील है, तो वहाँ फिर उन्होंने मकान वगैरह बनाया। तो एक मोहल्ले में वो आबाद हुए। तो जो मेरे परदादा थे उनका नाम था अली मोहम्मद शेख। अच्छा। तो निक नेम उनको अलिया शेख कहते थे। अलिया शेख। अलिया। अब ये अलिया सिर्फ कश्मीरी बोलते हैं। हाँ। तो मेरा दादा जो था, ये परदादा मेरा, वो पूरे कश्मीरी जानता था। मेरा दादा भी जानता था, बाप मेरा नहीं जानता था। अच्छा। तो जो मेरी दादी थी वो जड़ीबल की थी। अच्छा। शिया मसलक से ताल्लुक़ रखती थी और उसका नाम ताज बेगम था, जिसको घर में ताजो बुलाते थे। तो वो एक लिंक जो था ना मेरी दादी का और मेरे ये वो कश्मीर के साथ था। लेकिन जब वहाँ आके सेटल हो गई, जब मेरी दादी उनके हाँ आई, तो फिर वो कश्मीर वो बोलते थे डोगरी वहाँ के। तो फिर मेरा दादा जो था वो वहीं दर्जी का काम करता था, अफीम खाता था। अच्छा। हाँ जी। अभी अफीमी यार बड़े गहरे यार होते हैं। हाँ। तो लेकिन यानी जो मेरी दादी थी वो बड़ी यानी ज़ीरक और अक्लमंद औरत थी। उसने सोचा मेरे बच्चे तो यहाँ देहात में, यहाँ गांव में कहाँ पढ़ेंगे। वो उनको उधमपुर ले आई और मेरे दादा को उनको मजबूर किया कि आप यहाँ बनाओ घर। तो फिर वहाँ उन्होंने घर बनाया। तो मेरे बाप थे गुलाम हुसैन साहब, मास्टर गुलाम हुसैन।
तो वो मेरे ख्याल में हमारे जो मिडिल क्लास लोगों में से शायद पहले थे जिन्होंने ग्रेजुएशन की थी। उधमपुर से। हाँ, ये नहीं, यूनिवर्सिटी उस वक्त लाहौर में थी ना, पंजाब यूनिवर्सिटी। हम्म। पूरे कश्मीर, जम्मू क्या और पंजाब क्या, हिमाचल क्या, सबकी एक ही यूनिवर्सिटी थी। तो ये हरियाणा भी उसमें शामिल था, पुराने पंजाब में, जो 1960 तक रहा। तो ये फिर वो टीचर लग गए। मेरी पुफी भी मैट्रिक थी, वो भी टीचर थी। मेरे एक और चाचा थे, अब्दुल कयूम अयूब को तक शेर कहते थे, तो वो भी यानी टीचर थे। एक मेरे जो छोटे चाचा थे उन्होंने ग्रेजुएशन की थी, लेकिन 47 हो गया, तो फिर वो ख़ानदान का ख़ानदानी मेरा जो है, कोई मेल मेंबर हमारे नहीं बचा 47 में। फिर हम वहाँ से उजड़ के तो पहले जम्मू आए, तो जम्मू से फिर हमें रिफ्यूजी कैंप में ले गए कश्मीर में। वहाँ श्रीनगर में जहाँ नीलम सनमा हुआ करता था, जैसे आज जहाँ ये सेक्टेड आजकल, जो ये वहाँ वहाँ हमारे कैंप लगा था हमारा ना, जो रिफ्यूजी कैंप वहाँ लगा था। तो वहीं मतलब मैंने जो मेरी 5वीं तक की जो एजुकेशन हुई है ना, वो मेरी वहीं हुई है, बटमालू से। बटमालू स्कूल से। तो ये ब्रिगेड खुदा बख्श का ये हाँ, ब्रिगेड स्कूल खुदा था। बख्श। तो उस स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में, मेरा टीचर रघुनाथ पंडित था, मुझे अभी तक याद है। अच्छा। पगड़ी वगैरह बांध के, तो वो जो कश्मीरी ड्रेस में, कश्मीरी क्या, वो जो टिक्का शिका लगा के, वो चूड़ीदार पजामा और कोट वगैरह पहन के, तो वो, और उन दिनों वो सदर होती, जैसे आप सोई कहते हैं, उससे मार पड़ती थी हमको। उसको यहाँ क्या कहते हैं जम्मू में? सदर, सदर। यहाँ हाँ, होती है पंजाबी में उसको सदर नहीं, यहाँ नहीं उगती, यहाँ नहीं होती ना। कुछ इलाकों में जो है ना, दूर दराज वहाँ लेकिन कहते हैं एक बार बख्शी गुलाम मोहम्मद के दौर में सोई लाई गई यहाँ एजुटेशन को मैनेज करने के पता लिए। नहीं कैसे लाई गई, लेकिन मुझे पता है कि हमें बचपन में सोई से वो मारता था। सोई शलक। हाँ, सोई शलक। बहरहाल उनकी उस शलक का ये अंजाम है कि आपके सामने बैठा हूँ। बड़ी बात मैं है। उन टीचरों का, चाहे वो पंडित थे या जम्मू के डोगरे थे, मैं उनका इंतहाई एहतराम करता हूँ कि उनकी मार या जो भी कुछ, हम उस वक्त क्या समझते थे, लेकिन उनकी उस मार ने इस खाकसार को इस काबिल बनाया कि आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। तो उसके बाद हम लोग वहाँ रहे कुछ तकरीबन 6 साल 7 साल के करीब हम वहाँ रिफ्यूजी कैंपों में रहे। ये जो आज आपको सेक्टेड मिलता है ना, ये ज़नाना पार्क था उस ज़माने में। अच्छा। हमारे ज़माने में ज़नाना पार्क था। ये जो बाद में गांधी पार्क हुआ और आज जो हाई कोर्ट कम्प्लेक्स है, ये गोलबाग हुआ। गोलबाग था। गोलबाग तो कल तक था। हाँ, तो ये तो बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो जहाँ आजकल ये बटमालू का बस स्टैंड है, ये टटू ग्राउंड हुआ करता टट्टू ग्राउंड। जी हाँ। तो ये सब इलाके जो है मेरे बचपन के देखे हुए। तो बहरहाल फिर उसके बाद हम लोग जम्मू आ गए। जम्मू में फिर हम उस्ताद महल में रहे। उस्ताद महल ठेठ पंजाबी बोलने वालों का इलाका था। जो वहाँ डोगरी नहीं बोली जाती थी ना, बिल्कुल नहीं। जो साहिब हैसियत थे वो लोग तो चले गए सियालकोट वगैरह, उस रास्ते से पाकिस्तान हिजरत कर गए। जो हम जैसे थे, जो जिनके पास कुछ भी नहीं था, जिनके पास जाने के लिए किराया भी नहीं था, वो लोग रह गए। यानी लोअर मिडिल क्लास के लोग, कोई लोहार है, कोई तरखान है, कोई मैसन है, या कोई पांडी है, मजदूरी कर रहे हैं, इस किस्म के लोग जो थे वो रह गए। तो जब हम वहाँ आए तो हमें वो 1-1.5 कमरे का, 2 कमरे का कस्टोडियन का वो मकान मिल गया। तो जहाँ हम रहने लगे, तो मैंने जो, मेरी माँ जो थी, एक तो मेरे बाप की पेंशन मिलती थी। मेरे बाप उस वक्त हाई स्कूल में थे, तो हेडमास्टर के ओहदे पे थे उस वक्त। तो उनकी पेंशन थी, या जो उनका मिला था, जो इंश्योरेंस होगा उस वक्त, उस ज़माने में 25-30 रुपये का होगा वहाँ। जब 18 या 20 या 25 में तनख्वाह थी, उस हिसाब से लगा लीजिए आप। तो पेंशन जो बनती थी वो जब तक हमारी वालदा जिंदा रही उनको मिलती रही। तो वो प्लस अब बच्चे हम थे, 2 भाई थे हम, 1 बहन थी। तो फिर माँ मेरी ना दर्जी का काम करती थी, उनको दादे से वो मिला था। तो वो काम करके, वो फिर सिलाई काम करके लोगों के कपड़े सी के, तो वो गुजारा हम लोग चलते थे। उस महल्ले में हम पले। अच्छा। तो वो पंजाबी का असर वहीं से था। वो असर है मुझ पे पंजाबी का कि अगर मैं ये इसको बड़ा पन्ना समझे, तो शायद जो पंजाबी मैं लिखता हूँ वो पंजाबी इंडिया के, जम्मू के या किसी के, कोई भी पंजाबी वो नहीं लिखता।
पंजाबी में डोगरी से ज़्यादा डेप्थ है। डोगरी तो एक किस्म की बेटी है पंजाबी की, अच्छा। पंजाबी माँ है। ये जितने भी यहाँ डायलेक्ट है ना, पोठवारी है, ये जो पहाड़ी है, ये गोजरी है, ये तो पंजाबी से सब निकली हुई है। अब ये है कि हम कहते हैं भाई अगर कोई बेटी जवान हो गई तो उसकी शादी हो गई तो उसने अपना घर बसा लिया तो वो और बात है, लेकिन माँ को तो नहीं ना भूलना चाहिए। माँ इन सब की पंजाबी है। इवन उर्दू की माँ पंजाबी है। उर्दू भी जो ज़बान है पंजाबी से निकली है। तकरीबन 60% अल्फाज जो उर्दू में आप लोग बोलते हो वो पंजाबी से लिए हैं। उर्दू तो समंदर है, समंदर उसमें नहीं तो, है। उसमें पंजाबी भी है, मैं कहता हूँ पर्शियन भी नहीं है। नहीं, वो तो बाद में आया। जो हमलावर जो लोग आए ना, वो या तो हिंदू कुश से आए या जो ये है काबुल यानी अफगानिस्तान से दाखिल हुए हमारे यहाँ आए। ठीक है, तो पहले कहाँ आए वो? पंजाब में आए। पेशावर के बाद कौन सा इलाका आता है? मुल्तान आता है दूसरा। तो ये जो हमलावर थे, ये अपना पड़ाव जो करते थे 3-3, 4-4, 6-6 महीने एक जगह रुकते थे। फिर जो मुकामी लोगों से इनका जो बातचीत होती थी, तबादला होता था, खरीदो फरोख्त होती थी, वो कुछ अल्फाज उनके आते थे लोकल के। तो फिर उन्हीं में से एक मुश्तरका ज़बान निकली जिसका नाम पहले हिंदवी रखा गया। फिर उर्दू बेसिकली तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मानी है फौजी। तंबू। तंबू। तंबू, अच्छा। हाँ जी, जिसमें फौजी रहते हैं। अच्छा। लश्करी भी कहा गया इसको, हिंदवी भी कहा गया इसको, उर्दू भी कहा गया इसको। ये लंबी बहस है। नहीं, मैं ये कहता हूँ कि ये लोग क्या, अब मैंने कहा ना, बात तो वहाँ चली, बीच में बात ये आई कि उर्दू भी पंजाबी से निकली है। मैं आगे जाकर आपको तफसील से बताऊँगा। तो वहाँ मैंने जो ज़बान सीखी बचपन में उन लोगों के साथ रहकर, उस ज़बान में कोई मिलावट नहीं थी। वो अनपढ़ लोग थे। वो बुजुर्ग हमारे जो थे ना, शाही अनपढ़ थे। पंजाबी में कहते हैं चिट्टा अनपढ़। तो वो लोग थे चिट्टा अनपढ़। चिट्टा मीन सफ़ेद। हाँ, चिट्टा अनपढ़, यस। यानी कुछ भी नहीं जानते। लेकिन जो ज़बान उनके पास थी वो किसी ग्रेजुएट या किसी पोस्ट ग्रेजुएट या किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों के पास नहीं थी, जो उनके पास थी। और उनका सिखाया हुआ ये नाचीज़ यहाँ बैठा है। दूसरा जिसने मुझे पंजाबी ज़बान सिखाई, लाहौर रेडियो से एक प्रोग्राम चलता था, रावी दियाँ छलना। छल कहते हैं लहरों को, रावी दरिया का नाम, रावी दियाँ छलना। उसमें एक करैक्टर था निज़ामदीन। निज़ामदीन जो था वो इतनी प्यारी पंजाबी बोलता था, बा मुहावरा बोलने, यानी हर सेंटेंस में एक आध मुहावरा ज़रूर होना। मैं वो नोट करता था। एक उनका सिखाया हुआ, एक वहाँ से। तो फिर ये एक जुनून था मेरा कि मैं इस ज़बान को सीखूं। फिर जब मैंने सूफियाना लिटरेचर पढ़ा, बुल्ले शाह को पढ़ा, शाह हुसैन को पढ़ा, और फिर मैंने देखा यार ये किस पाए के लोग थे, पंजाबी कितनी अमीर ज़बान है। इन्हीं में से एक जो सूफ़ी है, दरवेश शायर, वो हमारे जम्मू कश्मीर का है, मीरपुर का। मीरपुर से 13 किलोमीटर दूर खड़ी एक जगह है, गांव है, वहाँ मियाँ मोहम्मद बख्श पैदा हुए, जिन्होंने सैफुल मुल्क लिखी है, जिनके पंजाबी शेर जो हैं वो हर एक की ज़बान पे है। जो भी, यहाँ तक कि आपके जो इलाका है कुपवाड़ा, करनाक की तहसील, ऊड़ी, ये तमाम पंजाब जो है, ये जो पठवार का इलाका मिलता है, ये सब वहाँ पे ये उसको जानते हैं। तो वो भी उन सूफिया में से एक सूफ़ी वो भी है। इकबाल का हम असर रहा है, उसकी भी किताब 1905 में इकबाल की बांगे दरा छपी थी, इसकी ये सैफुल मुल्क छपी थी। वो नुस्खा जो उसके हाथ का जो दुरुस्ती की हुई है वो मेरे पास मौजूद है। अच्छा। तो हाँ, तो मैं वहाँ भी यानी गया हूँ, मैं मियाँ मोहम्मद बख्श के मज़ार पे भी गया हूँ मैं, वहाँ मीरपुर पे। तो कहने का मतलब ये है कि इन लोगों की ज़बान ने मुझे बहुत मुतासर किया और मुझे बहुत सीखने को मिला। तो ये चीज़ें थी जिसकी वजह से हम, अब आप कह लीजिए, कश्मीरी मैंने 5वीं तक, जब मैं वहाँ पता तो मेरे दोस्त, अहबाब, टीचर सब कश्मीरी थे, लिहाजा मैं कश्मीरी भी ठीक तरह से बोल लेता हूँ। हाँ जी, तो विश्व आगे मिले कौशल में दवाना काहे कि नहीं पूरे ये ना, ये ईशा कौशल ये शिक्के। मैं आपको बताऊँ, मैं बेग साहब के साथ रहा पिए तकरीबन 3.5 साल, 4 साल, यानी जब तक उनको उसका इस्तीफ़ा नहीं लिया गया तब तक मैं उनके साथ पिया था। इस्तीफ़ा लिया गया उनसे? हाँ हाँ, ये और दास्तान है। तो जनाब वाला ये हुआ कि ये मेरे जो थे ना पंजाबी, वो मुझे कहने लगे, वो खालिद तू लग्या ना उदों कदी ना दसी कि तू मतलब पंजाबी है।
ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਰਦੂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ बड़े खिलाफ ने। ये मुझे मोहल्ले के कोई बुजुर्गों ने कहा, तो मैं उनके साथ कश्मीरी में बोलता रहा। तो जहाँ मैंने रुक जाना तो मैंने उर्दू में बोलना शुरू कर देना। तो वो ये कहता था कि ठीक है। फिर एक बार को दो तीन साल के बाद कोई वफद आया जम्मू मुसलमानों का, तो वो बात पे कहे पूछो साडे मुंडे नू। अच्छा वो कहे ये ताड़ा मुंडा नहीं है, ये साडा मुंडा है। अच्छा। हाँ। फिर मुझे कहता यिम क्या शवाना, मैं यिम भी ठीक हुआ। तो आपका बांडा बांडा तब फूटा। अच्छा। तब पता उसको ये पता था ये हमारा ही आदमी है। तो ऐसा मुझे कहा गया था, क्योंकि 47 में कुछ तलख यादें शेख साहब को भी थी पुराने पंजाबियों से जो वज़ीर वज़ारत थे या फ़ौज में थे। उनकी ज़्यादतियाँ जो कश्मीर में हुई थी, वो जो कश्मीरी लीडरशिप की उस वक्त की थी, वो उनके नज़रों में कोई ठीक लोग नहीं थे, जिसकी वजह से वो एक तलखी जो थी वो एक थी और बरहक थी। वो ऐसा हुआ भी था। जिस महल्ले में आप बैठे हैं, जिस मकान में बैठे हैं, ये भी उन्हीं एलीट क्लास का था जिन लोगों ने सख्तियाँ वहाँ की हैं। खालिद साहब मुझे लगता है कि हमने एक ऐसा मौजू चुना शुरुआत के लिए, नहीं होना चाहिए था। हम शुरू से शुरू करेंगे। अब रामनगर में पैदा हुए। हाँ जी। हम जम्मू में बात कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। कश्मीर में एजुकेशन की बात कर रहे हैं। हाँ, मैंने मैट्रिक में एसपी स्कूल से किया। मैंने अब 1945 में पैदा हुए। 45 में पैदा हुआ। क्या याद है आपकी? यादें मेरी बड़ी हल्की सी मुझे याद है कि जब हम छुपते छिपाते जा रहे थे, तो मेरी माँ ने और मेरी पुप्पी की जो बेटियां थी वो उसने बांट दी थी। एक आप 47 की बात कर रहे हैं? 47 में मेरी पुप्पी ने अपनी बेटियां जो थी, 5 बेटियां थी उसकी, 5 के 5 उसने दे दी थी। जो शेड्यूल कास्ट हिंदू लोग थे ना, उनको दी थी। फिर अगर हम बच गए तो वापस ले लेंगे आपसे, अगर नहीं बचे तो फिर ये आपके हवाले जो आपके देते। खुद वो हमारे साथ रही कि मेरे भाई के बच्चे हैं। तो जब हम भागे वहाँ से जंगलों की तरफ, तो उसने हमें टीके लगाए थे, और यानी हम दिखाई दें कि हम हिंदू बच्चे हैं। एक गांव में हम पहुँचे, तो वहाँ कोई एक हलवाई था, वो छाबड़ी लगा कर ना वो गोल बेच रहा था, जैसे हम तो उसे गुलगुले कहते हैं, आप लोग उसे समझ लीजिए समोसा किस्म के वो बेच रहा था। उसने जब मुझे देखा, उसने कहा ओ खालदा रेडिया, मैं नज़दीक आओ। तो मैंने हाथ छुड़ाया किसका, बहन का, जिसने मुझे पकड़ा हुआ था। छोटा था मैं, तो मैं भागा उसके पास। जो ही वहाँ भागा तो वहाँ लोग इकट्ठे हो गए। तो वहाँ एक बूढ़ा काम आया जो मेरे दादा के साथ अफीम खाया करता था। उसने कहा भाई इनको क्यों छेड़ते, ये औरतें हैं, बच्चे हैं, किस धर्म में लिखा है इन पर, जाने दो, आप क्यों ये पाप कमाते हो, जाने दो इनको। तो वहाँ से हम निकले, फिर हम कहीं जंगलों में रहे। फिर जब पीस ब्रिगेड आई, इनका शेख साहब एज एडमिनिस्ट्रेटर आए, तो उस वक्त जो बरामदगी होने लगी, तो हम लोगों को भी जंगल से लाया था। तो फिर पहले जम्मू में रखा, फिर हम वहाँ गए थे। खैर ये तो ये बड़ी दर्दनाक बातें, इनको छोड़िए, आगे चले आप, आगे चले। नहीं, कितना टाइम आप जंगल में रहे? कुछ दिन। लेकिन रामनगर में या उधमपुर में मामले बिगड़ने से पीस ब्रिगेड बनने तक कम से कम काफी कत्लेआम 2 महीने थे। नहीं, कम, बहुत कम। असल में जो कत्लेआम जो ये हुआ नवंबर से शुरू हुआ, नवंबर 47 में शुरू हुई कत्लेआम। तो इसमें यहाँ भी हुआ, जम्मू कश्मीर के दूसरे हिस्से में भी हुआ। यानी जो वो तो पागलपन था, पागलपनी का दौर था। सब देखिए जी, बात सुनिए, बदकिस्मती ये है कि सियासत में मजहब का तड़का लगाया गया, और फिर वो किया गया कि जो इंसानियत शर्मसार होती है, और फिर ये सब कुछ मुसलमान के नाम पे हुआ, हिंदू के नाम पे हुआ, और सिख के नाम पे हुआ। और देखिए जम्मू सूबे में कोई 2,37,000 एज पर UN रिपोर्ट, तो ये शहादतें हुई मुसलमानों की। कुछ 70,000 के करीब हिंदू और सिख मारे गए, जो पाक एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में, मीरपुर में, कोटली में वगैरह। तो किसी ने कम नहीं किया। ये नहीं आप कहें कि भाई हम ही बड़े मजलूम थे, नहीं, दोनों साइड से मेरे। तो वो कोई मतलब उसके लिए आपने मुझे ये पूछा था कि आप ये कैसे 3 ज़बानें ये जानते, तो वो उसकी हकीकत मैंने बता दी। कि फिर जब मैंने शऊर की उम्र में आया, तो वो जो इजहार था, जो यतीमी की मार,
जो गुर्बत की मार, जो मस्कीनी की मार हमने बचपन में सही थी, वो कहीं ना कोई तो निकला था ना इजहार का जो तरीका था। इजहार तो तो फिर वो मेरा जो इजहार का था वो फिर वो जो निकला, तो वो फिर पहले तो शुरू में 2-3 कहानियाँ शायद मैंने उर्दू में लिखी, लेकिन फिर पंजाबी में मैंने लिखना शुरू किया। जैम कैश व्हीकल्स एक सायादार दरख्त की तरह कई खिदमात लोगों की आसानी के लिए फराहम करता आया है, जैसे नई गाड़ियों को खरीदना, सेकेंड हैंड गाड़ियों की खरीदो फरोख्त, तिजारती गाड़ियाँ भी मैसर होंगी और 2 व्हीलर व्हीकल्स भी दस्तयाब यहीं। आपके लिए गाड़ी चलाना आसान हो, उसके लिए मारुति ड्राइविंग स्कूल की खिदमात, अपनी गाड़ी के लिए जरूरी सामान खरीदना हो या चलते चलते गाड़ी खराब हो जाए और ठीक करानी हो, उसके लिए वर्कशॉप भी यहीं। तशरीफ लाएं जैम कैश व्हीकल्स, हैदरपोरा, श्रीनगर। हमें खिदमत करने का मौका दें। वो पूफी की बेटियां फिर वापस आ गई? हाँ जी, जब हालात ठीक हुए वो आ गए। वो आगे बड़े माशाल्लाह बहुत अच्छे घरों में, उसमें तो बच्चियाँ थी, तो बाद में तो वो बड़े अच्छे घरों में। वो आप अगर उनको विजुलाइज करें ना कि भाई क्या हालात थे, कहाँ वो इतना लेके हम कहाँ जाते, जबकि पर्दा पोश औरतें थी। हैं जी, कभी उन औरतों ने घर से बाहर, पुफी मेरी टीचर थी, पुफी तो बाकायदा पढ़ी लिखी थी, बल्कि कैंप कमांडेंट वही थी हमारी। जब कैंपों में रखा गया तो कौन से पढ़ी लिखी कौन है, तो वो मेरी पुफी थी। तो लेकिन यह है कि वो हालात ऐसे थे कि उसमें सबको गुजरना पड़ा। अगवा हुए, औरतें हुई, बेहुरमती हुई, सब कुछ हुआ। और ये हमारे साथ ही नहीं हुआ, सबके साथ। लेकिन आपका घर जो खानदान था वो पूरा बच गया? नहीं, वो तो ढेर हो गया, वो तो जला दिया, सारा घर जला दिया हमारा जो था वहाँ। इंसान बच गए उधमपुर में। वो जलाने से पहले ही वहाँ एक हमारा, मेरे बाप का क्लास फेलो था, तो वो बाद में शेख बख्शी साहब के वज़ारत पे मिनिस्टर भी बना। शर्मा साहब थे उनका नाम, मुझे नाम नहीं अभी शायद आ जाए। तो वो मेरे बाप को पहले से कहता रहा, गुलाम थे तुम चले जाओ यहाँ। तो वो कहते भाई मैं माँ बाप सबको छोड़ के कहाँ जाऊँ। उसने कहा तुम जाओ, लेकिन नहीं हुआ। ये कि वो तो बेचारे शहीद हो गए, हमने फिर पनाह भी उन्हीं के घर ली। फिर उसने दिन तो किसी तरीके से हमारा गुजारा, रात को उसने भाई को भेजा तो अपने गांव वाले जुगानू एक वहाँ उधमपुर में, वहाँ उसने अपने जो उसका जो फार्म हाउस कह लीजिए आज के, उसमें ज़मीनें थी उसके, वहाँ रहे हम। तो ये मैंने अपने अहवाल जो सारा ऑटोबायोग्राफी में लिखा हुआ मैंने, जब कभी आप पढ़ेंगे तो आप तो ये पूरा चलेगा। इसमें जी हाँ, मैं जिंदा आदमी। मैं जिंदा आदमी, जी हाँ। तो ये इसमें है सारा। ये भी बुनियादी तौर पे मेरी पंजाबी की है ये ऑटोबायोग्राफी, जिसका नाम है माटी कुदम करेंदी यार। अच्छा। माटी जो है ये इंसान को उछल कूद करवाती है, अल्टीमेटली फिर अपने ही मिट्टी में समा जाती है। तो माटी कुदम फिर जब ये कोविड का ज़माना आया तो घरों में हम कैद हो गए, तो मेरा ख्याल है क्यों ना मैं इसको उर्दू में कन्वर्ट कर लूँ। तो फिर मैंने वो किया, तो ये फिर शायद 22 में छपी है ये। तो ये 1920-21 तक ये अपडेट की हुई है मैंने ये सारे। हालात जब बदल गए तब आपने रिक्लेम किया अपनी इनहेरिटेंस रामनगर में? बिल्कुल नहीं, रामनगर में तो बेच बाज के आ गए थे उधमपुर। तो उधमपुर में फिर हमने वो जो जगह रिक्लेम किया। रिक्लेम क्यों करना था, ऐसे ही पड़ी हुई थी। अच्छा। हमारे मतलब हम ही गए तो कागजात शागजात हमारे ही बाप दादू के नाम पे, तो फिर मैंने वो बेच दिया सारा। वहाँ से 2 कनाल की ज़मीन थी हमारी वहाँ बस स्टैंड के पास, वो एक शक्ति था गुप्ता, उसको मैंने बेच दी वो ज़मीन भी। और जो ये हमारा आबाई मकान था ये भी बेच दिया मैंने। मकान क्या था, वो खोला बना हुआ था, उसमें वो जली हुई लकड़ियाँ वगैरह जो कुछ थी, तो वो भी बेच दिया मैंने। क्योंकि मेरे ध्यान में यह था कि जहाँ हम उजड़े हैं वहाँ मैं दोबारा नहीं बसना चाहता। हालांकि मुझे सर्विस के दौरान मौका भी कई बार मिला कि मैं वहाँ दोबारा बनाऊँ, लेकिन मेरे अंदर से नहीं उस तरफ माइल नहीं हुआ कि मैं दोबारा वहीं जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, जहाँ मेरे माँ बाप पैदा हुए, नहीं मैं गया। फिर उसके बाद हम जम्मू आ गए। जो बेसिकली उस दौर में जो हुआ, वो दौर एक तहरीक थी लिटरेचर में, एक नई तहरीक की मतलब शुरुआत हुई। क्योंकि उस चाहे मंटू ले लें या मंटू के हम असर जो बाकी दो, जिस दौर की आप बात कर रहे हैं ना,
उस दौर में तो मैं भी पैदा नहीं हुआ था। हाँ, जब मैं पैदा हुआ तो उस वक्त वो उनका जो था ना, हाँ, वो उनका यानी- तोती बोल रहा था हाँ उस वक्त। तोती बोल रहा, ठीक है ना। लेकिन जब हमें शौक हुआ कि हम पढ़ें, तो उस वक्त तो हमने तकरीबन सबको पढ़ा। और लेकिन एक बात जो मैं कहूँ, ख़ास तौर पे उर्दू के लिटरेचर में, पंजाबी के लिटरेचर में 1947 के हालात में जितने भी अफसाने, जितने भी नावल लिखे गए, वो वन साइडेड नहीं थे। मेरी बात समझ रहे हैं आप? मैं क्या बिल्कुल कह रहा हूं? समझ रहा हूँ। वो वन साइडेड नहीं थे और उनमें कोई तलखी नहीं थी, बल्कि उनमें तंज था। तंज ये था कि तुम लोगों ने ये क्या बर्बादी अपनी की है। एक मतलब मंटो के अफसाने, खोल दो उसका एक यस, अफसाना है। तूफान का। हाँ जी, तूफान। यस, अच्छा, उसका एक अफसाना है ठंडा गोश्त। ठंडा अपने मुजील, एक अफसाना उसका। टोबा टेक सिंह। टोबा टेक सिंह। अब ये देखिए टिटवाल का कितना बड़ा उसमें ये तंज है कि भाई टोबा टेक सिंह, भाई लोग तो चले गए, ट्रांसफर हो गए, जमीनें अलग अलग हो गई, यहाँ के वहाँ चले गए, वहाँ से आ गए। अब ये पागल कहाँ जाए? अब पागलों को हमने क्या करना? ये पागल खाना नहीं था, ये दोनों मुल्कों की सियासत पे बहुत बड़ी चोट थी। तो ये ये थे। कृष्णचंद्र ने अफसाने लिखे, मेराजन सिंह बेदी ने लिखे, पंजाबी में बहुत लोग, लेकिन किसी ने भी ये इल्ज़ाम नहीं दिया ये हमको इसने मारा या उसने मारा। वो कहता हम सब ने हम सबको मारा, हम ही नहीं सब कुछ किया। तो वो एक तंजिया था, एक दूसरे पर क्या उन्होंने किसी पर, ये जैसे आज है 90 के बाद भी जो लिखा गया, अफसाने लिखे गए, मैंने पढ़े, तो वो ये होता है कि अगर कोई हमारा पंडित भाई है तो वो अपना दर्द लिख रहा है। नो डाउट उनके साथ बहुत कुछ हुआ है, तो वो उससे अपना लिख रहा है। जो वहाँ रह रहे हैं, जो उसकी नस्ल है, उन पर नहीं लिख रहा है कुछ भी। मेरी नज़र में कश्मीरी एक कौम है, उस कौम में कुछ मुसलमान हैं, कुछ हिंदू हैं, कुछ वो है। तो उसका मतलब नहीं कि वो कौम जो है वो एक ही तबके के साथ, एक ही मजहब के साथ जुड़ गई। लेकिन वहाँ इसी तरह जो कश्मीरी राइटर हैं, जो मुसलमान वहाँ रहते हैं, उन्होंने जो लिखा उन्होंने अपना दर्द लिखा, हमारे साथ क्या हो रहा है क्या। लेकिन उन्होंने ये इनकी तरफ नहीं, बल्कि एक किस्म की ना एक खलीज पैदा हुई है, एक खला पैदा की आपस में लोगों ने, जबकि ऐसा नहीं। पंजाबियों ने ये नहीं किया। पंजाब मैं जब 2 साल पहले पाकिस्तान गया था, तो मुझे वहाँ एक अलियास गुमन साहब हैं, उन्होंने मुझे एक तरतीब दी हुई किताब दी, वंड मीन तकसीम, डिवीज़न के अनुमान से 200 अफसाने पंजाबी में, सिर्फ पंजाबी के 200 अफसाने उन्होंने मुझे 2 जिल्दों में दिए, 2 वॉल्यूम में, 1000 पेज का एक वॉल्यूम है। तो वो जो अफसाने जब पढ़े तो कहीं में कोई तलखी नहीं है। लेकिन आज तो हवा ऐसी यानी आलूदा है कि हमें यानी हिंदू मुसलमान मजहब और ये इसके बगैर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हम तो 47 से भी पीछे जा रहे हैं। हमने 47 देखा है, नई नस्ल नहीं देखा। हम उनको यही समझाते हैं कि बच्चों हमें देखो, हमने क्या क्या सहा है, आप क्यों अपने आप को बर्बाद करते हो। और ये जब बर्बादी होगी तो सिर्फ ये नहीं होगी कि किसी हिंदू की होगी या सिर्फ मुसलमान की होगी, ये इंसान की होगी, तबाह हो जाएगा। बहरहाल हम बात दर्द जो है, दर्द को तकसीम नहीं किया जा सकता। दर्द एक जज्बा है जो हर तरफ है। बिल्कुल। लेकिन मैं कौन सी कहानी आपकी पढ़ूं उन हालात के हवाले से? काफ़ी कहानी है मेरी। बैडे की लंका एक कहानी पढ़े मेरी, जिसको बाद में पहले तो सरदार जाफरी ने पंजाबी में मैंने लिखी, पंजाबी से ट्रांसलेट मैंने खुद की उर्दू में। अली सरदार जाफरी ने गुफ्तगू में छापा उसे 79 अक्टूबर नवंबर के शुमारे में। वहाँ से फिर वो खुशवंत सिंह ने अंग्रेज़ी में तर्जमा किया, इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया में छापी वो, और फरवरी 1980 के शुमारे में। उसके नीचे लिखा था कर्टसी गुफ्तगू। अब अंदाजा लगाइए कि एक कहानी, एक तो वो कहानी। अभी एक मेरी कहानी पे बहुत नाटक लिखा गया, ड्रामा लिखा गया, इश्क मलंगी। वो कहानी जो है वो मेरी किताब में है। तो मैं किताबें तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं आपको वो भेज सकता हूँ उसके बिना, आप उसका प्रिंट निकाल लीजिए। तो इश्क मलंगी मेरी एक कहानी है, वो बहुत पॉपुलर है। उसका हिंदुस्तान के 13 शहरों में वो नाटक खेला गया और मुश्ताक काक ने उसको डायरेक्ट किया। मुश्ताक काक ने, और वही खेलने गया। वो कलकत्ता में गया, वो चेन्नई में गया, वो हैदराबाद गया, वो भोपाल गया, वो दिल्ली में NSD ने वहाँ खिलवाया उसको। तो वो तकरीबन यहाँ के बड़े शहरों में वो ड्रामा खेला गया। तो एक वो कहानी है मेरी,
जो 47 पे है, और भी कई कहानी है। मैंने बहुत लिखा है 47 के हवाले से, मेरी बहुत सी कहानी है। आप उधमपुर से चले श्रीनगर की तरफ। श्रीनगर तब भी एक हंसता बसता शहर था। लेकिन एक बात मैं बताऊं, कैसा था श्रीनगर तब का? देखिए, मैं तो एक, अगर इसे मैं कहूँगा कि कश्मीरी कल्चर की, कश्मीरी तमद्दन की, पंजाबी में उसे रहतल कहते हैं, वो एक बहुत मजबूत उनके पास है, क्या है उनका ढांचा है, कि जिसे शायद मैं ठीक ना समझूं, कि वो अपने तमद्दन को और अपनी ज़बान को और अपने कल्चर को वो बहुत बुलंद समझता है कि उसके मुकाबले में कोई है ही कोई नहीं। मतलब मेरी माँ 5 वक्त की नमाज़न थी, तहज्जुद गुजार थी। कभी कोई मोहल्ले में को गया था, इमचे पंजाब, इमचे डोगरी, इमन क्या पता नमाज क्या गई। अब ये चीज़ है ना, ये हमें प्रॉब्लम है कश्मीरी में, और ये हमें बहुत चुभती थी कि यार हमसे बड़ा कौन मुसलमान है। ये 5 वक्त की मेरी माँ नमाज पढ़ रही है, दिन भर, यानी ये है कि कुरान मजीद की तिलावत करती है, हालांकि उस समझ उस बेचारी को भी कुछ नहीं थी, लेकिन वो सवाब के नाम पे पढ़ती थी। तो लेकिन उनकी नज़रों में हम क्या इमचे डोगरे, इमन क्या पता, इम क्या जान, क्या को इस्लाम क्या को। ये चीज़ अभी भी है वहाँ। आपका मौलवी निकाह जब पढ़ाएगा ना, तो निकाह से पहले वो जो जैसे ना दंद्र, वो दंद्र लगाएगा कितनी लंबी, 1.5 घंटे, निकाह कितना है, फिर वो शुरू करेगा हदीसें कहाँ से क्या हुआ क्या, जिसमें खुदा जाने सच कितनी है तो झूठ कितनी है। लेकिन क्या वो अपने आप को हाईलाइट करने के लिए मैं कितना आलम आदमी हूँ। तो ये चीज़ें हमारे साथ हुई हैं। अदरवाइज यह है कि भाई ये ज़रूर था कि ये मुझे बचेर क्या है मसीब तक ये मुझे सोर के मुश्किल, वो एक यानी हमदर्दाना कह लें, या एक हाँ बस हाँ जी, उस नाते वो हमें बर्दाश्त करते थे। लेकिन जो कल्चर के हिसाब से ना हम उनसे मिल पाए, ना वो हमसे मिल पाए। ये तो कल्चर है ना। हाँ, कल्चर तो वही है, वही मेरा क्या बड़ा मजबूत है। आपकी ज़बान में मिलावट बहुत कम है, अगर है भी है तो पुरानी है, संस्कृत की है या कोई है, वो जो आपका वो जहाँ से आपका ओरिजिन है। हमारे यहाँ भी पंजाबी में मिलावट बहुत कम है हमारे यहाँ। लेकिन यह है कि हमारे यहाँ तो बहुत लोग आए ना, हमलावर भी यहीं आया, सब कुछ आपको खुदा ने ये दिया कि एक पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ इलाका है। वो जो हाँ अगर मुदाखलत हुई तो एक बार हुई, तो फिर 200 साल वही सुल्तान ही आए करते रहे, उसके बाद आए तो मुगल आ गए, मुगल के इसीलिए हमारी ज्यादा लड़ाइयाँ पुरुष राजौरी में लड़ी होती थी। जी हाँ, तो ये है कि भाई, लेकिन कल्चर अपनी जगह है। लेकिन श्रीनगर कैसा था? आपके बहुत गुर्बत थी, बहुत गुर्बत थी। मैं अब ऐसे था, उन दिनों राशन पे राशन मिलता था, क्या है ना, अनाज जो था राशन में, मतलब शाली मिलती थी। और ये घाट कहाँ था, ये हरि सिंह हाई स्टेट के साथ जो दरिया है ना, जो जैसे हनुमान मंदिर का वो जो है, वो वहाँ घाट था। और ये डुंगू में आता था सारा राशन वगैरह, तो राशन के चंदी पे मिलता था हमें, लकड़ी चंदी पे मिलती थी, लकड़ी भी हमें चंदी पे मिलती थी। हतब उन दिनों होता था एक लकड़ी का ना, हाँ जी, जिसपे यानी जो ये कश्मीरियों का जो निक नेम दिया गया ना, हाथों, एक्चुअली जो यहाँ से पंजाब में जाते थे वो ज़्यादा लकड़हारे जाते थे, जो लकड़ियाँ तोड़ते थे वहाँ। तो जो आपस में जो बात हाथा जो इज्जत, तो उसी नाम पे उनको ये हतो हो गया। लेकिन हत बाकायदा एक लकड़ी थी, आज शायद नायाब है, नहीं मिलती, लेकिन हमारे वक्त में वो लकड़ी थी, और चीड़ की लकड़ी मिलती थी, है नी। तो ये हम लाते थे, ये राशन था जी। इसी तरह लोगों की यानी माली हालत बहुत कमज़ोर थी। कुछ लोग थे जो साहिब सरवत थे, जो जिन्हें आप ख्वाजा साहब कह सकते हो, वो थे बहुत कम, बहुत कम। बाकी तो बेचारे टांगे थे, रेड़े थे, माल असबाब का जो सारा यही आपके डूंगे ले जाते थे। वो क्या कहते हैं, वो दरिया में ही ज़्यादा सफ़र दरिया ही होता था। तो मालूम में भी कोई इतना कुछ इसका यानी सैनिटेशन का कोई ख़ास नहीं था ऐसा। ये जो आप कर्ण नगर है आपका, ये जो आज का बाल गार्डन था, ये जो आपका इस वक्त जहाँ ये फायर ब्रिगेड था, ये सब खेत थे। ये खेत थे आपने देखे?
हमने उधर चोरियां की हैं, वो तो कड़म की, गाजर की खाते थे, धोते तो खाते थे हम लोग। हाँ जी, ये जो जहाँ ये है ना, ये जो इस वक्त फायर ब्रिगेड का दफ्तर है, ये जनाब इसका नाम था कंपनी बाग, इसका नाम था कमेटी बाग, कमेटी बाग, कमेटी बाग। कमेटी बाग। इसमें 3 दरख्त थे अमरूद के, उस पर हम अमरूद खाया करते थे और बच्चे सारे हम वहाँ हॉकी शकी खेलते, यही एक ग्राउंड था हमारे लोगों के लिए। तो यहाँ जब हम ये खेलते थे तो वो सब खत्म हो गया। ये जो करण नगर बस गया वहाँ, ये उसके अलावा फिर बाल गार्डन आ गया। ये जो आपको वहाँ ना हिंदुओं का वो जो है अपना, जैसे हमारे कब्रस्तान है उनका जो वो आवरी, हाँ आवरी तो अब कश्मीरी में है ना, तो क्रीमेशन ग्राउंड, क्रीमेशन ग्राउंड जो है, तो वही एक था। वहाँ ये साधु लोग वो चरस वगैरह पीते थे, वही बैठते थे, तो या फिर वही इनकी जो अर्थियाँ वगैरह थी वही जाती, वही एक था। और दूध गंगा बाकायदा थी। अच्छा, दूध गंगा में हम पानी नहाते आता थे, था, नहाते थे हम लोग, हम बचपन में वहाँ नहाते थे। काफ़ी पानी था और साफ पानी था। ये जो आज जो बाज़ार बना हुआ ना, जिसमें वो बाहर बैठ के बेच रहे हैं लोग सब्जियाँ शब्जियाँ, ये बाकायदा था। वो ये इन्होंने बंद ही कर दिया, पीछे से बंद कर दिया, पीछे से बंद कर दिया। और एनक्रोचमेंट लोग- बहुत हो गया उस पे। ये इसके अलावा अब मुझे याद है कि अब जब हम जाते थे डल में, तो पहले वो डल के गेट बंद होते थे, फिर पानी जब उस सतह तक पहुंचता था फिर वो किश्तियाँ छोड़ते थे। ऐसे ही वहाँ से जब पानी बंद होता, दरिया बहुत नीचे होता था, फिर वो रुकते थे जब तक कि पानी ऊपर चढ़े, ऐसे आते थे। तो मतलब वो ज़माना ये था कि साइकिल थे लोगों के पास, बहुत जो अमीर हो गया ना उसके पास साइकिल था, वरना बेचारे ऐसे थे हमारे वक्त में। बाद में बहुत देर के बाद ये जो कोई मोपड़ शोपड़ चलना शुरू हुआ, फिर कहीं वो वेस्पा आया या आया। ये तो गाड़ी तो किसी किसी के पास होती थी, हाँ जी, कोई बहुत ही ज़्यादा अमीर ज़्यादा था तो उसके पास, बाकी के किसी के पास नहीं होती थी। और ये था कि सादगी थी। यानी मैं आपको बताऊं, हमारी माँ जो उस वक्त हालात ये थे कि जो जापानी चावल आते थे, जापानी चावल, जापान से, हाँ जी, वो बड़े वो थे, यानी तात्मज से अही में नहीं आ रहा ना, ऐसे अही में चावल। माँ हमें उसमें थोड़ा सा नमक और मिर्च डाल के ना वो पिलाती थी हमें। दिन का खाना हमारा वही होता था, शाम को फिर चावल जो उसके अही में था कि, हाँ जी, मैं निचोड़, समझता हाँ, हूँ। तो वो तो पीते थे, बाकी चावल शाम को खाते थे। साग एक ज़्यादा और प्याज का वो चटनी जैसी। ये बड़े बड़े घरों में ये था, ये नहीं हम अपनी बात कर रहे हैं, सबके घर में यही था। बहुत बहुत सादा ज़माना था, सादा लोग थे और ज़रूरतें भी बहुत कम थी, हाँ जी। ये आज का वक्त नहीं था। प्रॉस्पेरिटी और एबंडेंस। बिल्कुल, ये है कि भाई जब 47 के बाद जब ये जो शेख साहब ने जो 3 कानून पास किए, एक बिग लैंडेड एक्ट जो बिग लैंडेड एस्टेट एक्ट, हाँ, जिसमें ज़मीन जो है वो 182 कनाल उसको दे दी जो था मालिक, तो बाकी सब छीन के उनको दे दी जो काश्तकार थे। एक बहुत बड़ा फैसला था बड़े सगीर में, इससे बड़ा फैसला किसी ने नहीं लिया, जिसकी वजह से ये हो कि कश्मीर की जो इकोनॉमिकल पोजीशन थी ना, वो विदिन 20 ईयर्स जो है वो बिल्कुल चेंज होगी सारे। दूसरी बात जो एजुकेशन का उन्होंने फ्री कर दी, कश्मीरी लोग पढ़ने लगे, पहले तो पढ़ ही नहीं सकते थे। अगर आपने यानी बामज़ई की किताब पढ़ी हो कश्मीर, उसमें तो वो लिखता है कि जो पंडित था वो टांगे पे बैठ के वो अराइजनवीस है, लेकिन मुसलमान जो है वो कश्मीरी जो है वो पैदल चल रहा है, उसको ये नहीं कि वहाँ बैठे फिर चिट्ठी लिखानी और उससे बेगार लेनी जो ये छोड़ के आओ। आज तो वो दौर नहीं रहा बाद में, आज तो 99% है इस वक्त जो पढ़े लिखे, ये उस शख्स की ये देन है। और तीसरा जो सूदखोरी निज़ाम उसने ख़त्म किया, एक ही स्ट्रोक से कहा आज के बाद कोई किसी को नहीं देगा। ये 3 चीज़ें जो थी उसका बहुत बड़ा असर पड़ा जो है। तो मेरे ख्याल में शेख साहब ने बड़े ब्लंडर भी किए, लेकिन जब उसकी डेथ हुई मैं उस जुलूस में शामिल था, 10 लाख का जुलूस था। यानी उनकी तमाम जो पॉलिटिकल लोग कहते हैं कि उसने ये गलती की, उसने वो गलती की, लेकिन वो चीज़ कश्मीरी कभी नहीं भूला कि इस शख्स ने हमें क्या दिया। तो ये जो उस वक्त के हालात ये थे, बाकी फिर सियासी हालात तो आप भी जानते हैं। लेकिन खालिद साहब मुझे ये बताइए, अब किस कश्मीरी पॉलिटिशियन को आपने पहली बार देखा? क्योंकि अब तब बच्चे थे।
अब बड़े नहीं। बचपन में सबसे पहले जी मैंने शेख साहब को देखा। अच्छा, कब वो आपके पास आए और आपके पास कैंप का नहीं, दौरा करने नहीं, आए? नहीं, 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 फिर? वो जब पहले तो गिरफ्तार हुए वो 53 में, हाँ, उसके बाद बीच में उनको छोड़ा गया था। अच्छा तो उन्होंने तकरीर की थी इधर गोलबाग में, अच्छा वो मैंने सुनी थी। अच्छा। मुझे अभी तक याद है, पहले उन्होंने इकबाल के कुछ शेर पढ़े थे, वो बड़े उसमें ना खुशलहन थे। खुश लहन थे और लोग रोना शुरू हो गए इकबाल के। और मुझे अभी तक याद है, मेरी गर्दन न झुकी, ये मतलब उसका जो यानी काफिया जो था ना, झुकी है जी, तो वो एक हाँ जी, किसी के आगे मेरी गर्दन न झुकी। तो वो मुझे अभी तक याद है कि वो कराकुली टोपी थी और वो पाजामा था और सफ़ेद रंग का, तो वहाँ उसने वो पड़ी। तो दुनिया एक वहाँ इकट्ठी हुई थी। पहली बार मैंने उनको वहाँ देखा, फिर उनको मैंने कई बार देखा, फिर मैंने उनको चंदा लेते हुए देखा, ये हरी सिंह एस्टेट में, अमीरा कदल में, दुकानदारों से। किसके लिए? हज़रत बल की दरगाह ज़ियारत के लिए। दरगाह के लिए। मुझे अभी तक याद है, जब दरगाह की बुनियाद रखी गई, जब उसकी खुदाई की गई, तो एक पंडित था, इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, रिटायर्ड, जिसकी स्पुरदारी में अगर आप वहाँ जाएं तो वो जो उसका वो पत्थर लगा हुआ है ना, उसमें उसका नाम लिखा हुआ है, अच्छा, पंडित जी का। पंडित जी का। हाँ जी, पंडित जी उसके शेरा। तो वो बूट के समेत नीचे उतरा था। हाँ, किसमें? उस बुनियाद में। हाँ, अब वो डाल रहे थे उसमें क्या, तो लोगों ने कहा जी ये क्या है, ये बूट के समेत आप उतर। उसने कहा ये मुबारक, ये आपकी ये जो यानी ज़ियारत है, ये तब बनेगी जब ये कंप्लीट होगी, अभी तो हमने काम करना है भाई इसमें। तो फिर शेख साहब ने उसको डांटा था। तो वो मुझे अभी तक याद है कि वो नीचे उतरा हुआ था। तो ये वो उनको वो चंदा दिखते, ये मैंने खुद देखा है कि दुकान पर रसीद खुद काटी शेख साहब ने, ख़ास तौर पर ये जो हरी सिंह हाई स्ट्रीट की दुकानें हैं। फिर उसके बाद मैं मेहदीन करे को देखा मैंने। अच्छा, मेहदीन कर रहा है। हाँ, हाँ, इसको, क्योंकि ये वहीं रहता था, ज़ियारत बट मालूम में ये लोग रहते थे। इसको भी देखा मैंने और कई लोगों को देखा मैंने, तकरीबन ये जो बाद में तो मैंने सबको देखा। जब बख्श साहब का दौर था, वो आपको याद है? बख्शी साहब का दो तब आप थोड़े से बड़े थे। ना जी ना, तब मैं शायद 9वीं 9th में पढ़ता था। लेकिन जम्मू में थे? ना श्रीनगर में ही? श्रीनगर में भी था, जम्मू में भी था, लेकिन ये तो होता था कि हम कुछ महीनों के लिए श्रीनगर चले जाते थे गर्मियों में, तो वहाँ चले। उन दिनों बख्शी साहब का दौर में मैंने जो ये मेरे अदबी ज़ौक़ का है ना, वो उसके साथ जुड़ता है। कैसे? जश्न कश्मीर। जश्न कश्मीर में जिगर मुरादाबादी को मैंने देखा। हाँ, हाँ जी, मैंने जनाब बेकल उसाई को देखा है, अच्छा, मैंने अनवर मिर्ज़ापुरी को देखा है, मैंने जनाब क्या कहते हैं उस वक्त के जी जोश ना फिराक गोरखपुरी को देखा मैंने। ये लोग जो उस वक्त के जो बहुत बड़े लोग। हाँ, इनको मैंने देखा है, मुशायरा पढ़ते देखा है। और ये कभी जश्न होता था इधर, क्या कहते हैं जी इसको, पोलो ग्राउंड की इधर, कभी नुमाइश में, अक्सर नुमाइश जो आजकल आईजी का दफ्तर है, ये ना अकाउंटेंट जनरल का दफ्तर है, अभी भी उसको नुमाइश ही कहते हैं। उसमें बहुत ये 2-3 तो जश्न वहाँ हुए थे, बड़े बड़े लोग वहाँ थे, फिल्मी अदाकारों को, रफ़ी को, है जी, ये जो दिलीप कुमार को, राज कपूर को, इनको तकरीबन ये वो दौर में देखा सब लोगों ने। वो जश्न मकसद के पीछे मकसद क्या था? तहरीक क्या मकसद थी? ये था कि जो ये इन्होंने शुरू की थी मायद रायशुमारी की तहरीक, लोग उससे के साथ थे, उनको उनका चेंज करना, उनको डाइवर्जन ये था, एंगेजमेंट रखना ये था। तो उसमें काफ़ी हद तक वो कामयाब भी हुए। बख्शी साहब में एक सिफत भी थी कि वो बड़ा दरिया दिल आदमी था, खुला डुला आदमी था, हर एक की मदद कर देता था। और जितने भी आप देखें ना, प्रोफेसरों को, लेक्चररों को वहाँ से उठा के तो एडमिनिस्ट्रेशन में ले आया, जैसे शेख गुलाम रसूल थे, जैसे ये था मीर नसरुल्लाह, जैसे ये लोग, इन लोगों को लाया। और कोई किसी ये प्रोफेसर से आए, ओवैस का बाप था वो जो अहमद साहब, हाँ जी, शेख अहमद, उनको, ये सब लोग वहाँ से, ये तो कॉलेजों से आए और वहाँ से आए थे ये लोग, तो उनको लाया, इनके हाथ में दिया एडमिनिस्ट्रेशन। वरना तो एक ही रंग था, सारे कश्मीरी पंडित ही थे या कोई डोगरे थे, हैं जी। तो लेकिन वो बैलेंस किया उसने, उसकी काफ़ी, एक तो कंस्ट्रक्शन बहुत करवाई उसने, ये सेक्रेटरीट जो दिया हुआ है उसी का है, जम्मू का भी तो वहाँ का भी, और कई बिल्डिंगें जो मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज। हाँ, ये था कि वो बहुत मतलब एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था और एक अच्छा इंसान भी था।
ठीक है, बाकी ज़ाती कमज़ोरियाँ उसमें भी थी, हम में भी हैं, सब में हैं, लेकिन ये है कि उसका दौर भी कोई बुरा दौर नहीं था। हाँ, यह है कि भाई हिंदुस्तान की जो आप लोगों का जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वगैरह था ना, वो तकरीबन इरोड उसी के वक्त में, और उसको कंप्लीट किया सादिक साहब ने, अल्लाह खैर सलाम। तो स्पेशल स्टेटस जिसको हम कहते हैं, वो सारा कुछ उन्होंने किया, ख़त्म कर दिया। 72 के बाद तो पूरा ही जो शिमला एग्रीमेंट तो हुआ, उसमें 5 कश्मीरी पंडित थे शिमला एग्रीमेंट में, हाँ बिल्कुल, ठीक है, जिनमें एक था डीपी दरबी। तो उसके बाद तो फिर जो ये है, ये सिर्फ मतलब पॉलिटिकल ये जो नाराबाजी है। वहाँ जो सीज फायर लाइन जब एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल में बन गई, तो आप समझ लीजिए कि वो मसला सारा, बाकी ये पॉलिटिकल, ये जी हमने ख़त्म किया, ये किया, वो किया, ये सब नारेबाजी है। हकीकत तब की है जो कुछ है, कोई नई चीज़ नहीं है, नाम बदल गया, नाम बदल गया, बस कुछ नहीं हो रहा। तो ये सबस्टेंशियली बहुत पहले हुआ था। जी 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 जी। सरकार में कैसे आ गए? मैंने जी ना वाला घर में जब रोटी के भी लाले थे, तो बड़ी मुश्किल से मेरी बहन ने पहले मैट्रिक किया, बड़ी बहन थी मेरी, तो वो टीचर लग गई। उस ज़माने में टीचर लगते थे, तो फिर शायद उसके 2 साल नहीं, हाँ शायद 3-4 साल के बाद मैं लग गया टीचर ही लगा। मैं क्लर्क भर्ती हुआ। आगा मुजफ्फर थे उस वक्त हमारे डेवलपमेंट कमिश्नर। तो मैं बड़ा यानी कॉन्फिडेंस और बेबाक किस्म का था, डरता नहीं था मैं किसी से। मैं पेश हो गया, मैंने कहा हम 47 के लूटे हुए हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। मुझे वो अहले तशी थे, मेरा नाम था खालिद हुसैन, और खालिद हुसैन इसलिए था कि मेरी दादी ने मेरी माँ से हल्फ लिया था कि जो बच्चे तेरे होंगे उनका नाम हुसैन ज़रूर रखना है। मेरे बेटे का नाम है जाकिर हुसैन, ये भी मेरी दादी मेरी माँ ने रखा है। तो वो जो होता है ना हुसैन, उसने कहा ये खालिद हुसैन, दैट मीन ये शायद हमारा ही है। उसने एकदम से मेरा ऑर्डर निकाल दिया, तो मैं क्लर्क लगा 1981 अगस्त में लगा, जबकि मैं उस वक्त अंडर एज था, यानी 15+ था मैं उस वक्त, है जी, 16 साल में था। तो मेरी बॉयज सर्विस है 3-2.5 साल की। अच्छा। सर्विस बुक मेरी तब बनी जब मैं 18 साल का पूरा हुआ। अच्छा। तो वो मैं लगा, फिर मेरी शादी हो गई 64 में, जनवरी 64 में। अभी माशाल्लाह हम मियाँ बीवी सलामत हैं, 62 साल हो गए हमारी शादी को। बड़ी बात। हाँ हाँ, तो मेरी जो बड़ी बेटी है वो सितंबर 26 में रिटायर हो रही है, ठीक है, और 2-4 साल के बाद छोटी बेटी हो जाएगी रिटायर। तो कहने से मुराद ये है मेरी कि वो जो था ना, तो फिर मैंने 64 में शादी हो गई। शादी में जब मेरी बच्ची पैदा हुई 66 सितंबर में, तो मुझे आया कि यार मैं कलर के रह जाऊँ, मुझे पढ़ना चाहिए। फिर मैंने पढ़ना शुरू किया पार्ट टाइम। मैंने 70 में ग्रेजुएशन की, और इन द मीन वाइल मैं पार्ट टाइम अखबार एडिट करता रहा। ज़मींदार को मैंने एडिट किया है, अच्छा। मैंने रोशनी को एडिट किया है, अच्छा। हाँ जी, मैंने जम्मू में वक्त को एडिट किया है, संदेश को एडिट किया। 10 साल मैंने ये काम किया है। अच्छा। उन दिनों 10 रुपये देते थे मुझे रोज़ के। मैं सेक्रेटरीट से निकलता था तो सीधा रोशनी के दफ्तर में, तो वहाँ ऊपरली मंजिल में था उनका दफ्तर। तो वहाँ जनाब वो चिचबोरू और चाय नमकीन मिलती थी। उस पर फिर हमने उन दिनों जो मिस्तर होता था पीले रंग का कागज़, उस पर लिखते थे। मैंने वो लिखना, एडिटोरियल लिखना, फिर मैंने वो प्रूफ पढ़ने। तो फिर वो किताब हो जाए, जब भी सारा हो जाए ना, फिर मैं रात के 11-11:30 मेरे घर पहुंचता था। तो मिलते 10 रुपये थे, लेकिन ये था कि तनख्वाह भी उन दिनों क्या थी, 65-100 का ग्रेड था उस वक़्त। तो तनख्वाह मेरे ख्याल में 100 रुपये, किसी का 150 थी। तो 300 रुपये मैं कमाता था, किस में, अखबार की वजह से। तो यानी कोई माली परेशानी नहीं थी, अच्छा था। तो वो दोनों जगह मतलब, फिर मैं जब सेक्रेटरी में यहाँ आना जाना रहता था, तो तब दफ्तर, अब ये बन रहा था, तब तक दफ्तर हमारा जो ओल्ड सेक्रेटरीट है ना, वहाँ हमारा दफ्तर होता था। यहाँ भी मुबारक मंडी में दफ्तर हमारा, ये बिल्डिंग अभी बन रही थी। तो आप पहले क्लर्क किस साल में हो गए? 61 में, 61 में, अगस्त 61 में, 8 अगस्त 1961 में मैंने ज्वाइन किया। फिर जनाब वाला ऐसे हुआ कि जब मैंने BA कर ली, तो फिर मैंने उन दिनों कॉरस्पॉन्डेंस कोर्स में
जर्नलिज्म में डिप्लोमा शुरू हुआ। अच्छा फिर वो किया मैंने उस्मानी यूनिवर्सिटी हैदराबाद से। अच्छा तो फिर जनाब ये हुआ कि शेख गुलाम रसूल साहब मुझ पर बड़े मेहरबान थे। अच्छा मैं ये मानने यानी पूरी तरह से इस बात को तस्लीम करता हूँ कि वो मेरे गॉड फादर थे, हैं, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, वो मेरे गॉड फादर हैं। उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की। तकरीबन मेरे यानी गेस्ट कार्टर में लाने वाले मुझे वो हैं, केएस में इंडक्शन करने वाले मेरे वो हैं। उन्होंने मेरी पोस्टिंगें बहुत अच्छी जगह से की, बहुत अच्छी, यानी मैं डिप्टी डायरेक्टर स्टेट रहा उनकी वजह से, मैं असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट बना उनकी वजह से, मैं BDO बना उनकी वजह से। तो वो मेरे लिए एक यानी मेरा हमारा तो था ही कोई नहीं कि हाँ जी, लेकिन वो एक था कि वो अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, वो उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। और जो मैं आज जो भी मैं हूँ तो वो उनकी बदौलत हूँ मैं। इसमें मैंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में भी बाकायदा उनके लिए एक पूरा चैप्टर लिखा है। तो ये थे कि फिर मतलब जब मैं आ गया, पहले मैं लगा एडिटर लॉ डिपार्टमेंट में। अच्छा हाँ जी। फिर वहाँ से जी ना पहले मैं था, नूर शाह थे एडिटर, दियासदार एक मैगजीन निकलती थी, मैं उसका सब एडिटर था, असिस्टेंट एडिटर। वहाँ से फिर नूर शाह बन गया जी डिप्टी डायरेक्टर पंचायत, मैं बन गया एडिटर। हाँ जी। फिर वहाँ से उन्होंने मुझे भेजा BDO ब्लॉक ऑफिसर। ब्लॉक ऑफिसर के बाद मैं वहाँ रहा तो मुझे ऑफ़र हुई, शफी साहब थे उड़ी। तो उन दिनों फारूक साहब की अनबन थी सेंटर के साथ, पर्टिकुलर इंदिरा जी के साथ बड़ी अनबन थी। तो वो इनको वो साबित कर रही थी अखबारों में, तो ये गद्दार है, ये उसके साथ मिला है, वहाँ जाता था, ये वो बड़ा कुछ, यानी आप वो दौर जानते हैं। तो मुझे कहा गया कि आप पंजाबी के अदीब हो, पंजाब में आपका अच्छा खासा नाम है, आपको हम वहाँ भेजेंगे PRO, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। अच्छा तो मैंने कहा मैं तैयार हूँ, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। तो फिर वो कहने लगे भाई हम कैसे, मैं कहा जी वो मैं BDO से 2 ग्रेड बड़ी पोस्ट है, वो मुझे 1 ग्रेड दें फिर मैं ऑफिशियल कर सकता हूँ। उन्होंने मुझे ग्रेड दिया। तो उस वक़्त GM ठाकुर थे, उस वक़्त सेक्रेटरी जनरल डिपार्टमेंट। तो उन्होंने ये प्रपोजल सारा CM थे, इन्होंने किया। फिर मैं वहाँ गया तो मैंने काफ़ी काम किए इनके लिए ना। वहाँ ये जो मनफी जो वहाँ खबरें निकलती थी, वो मैं उनको इनके हक़ में लिखता था, अपने इब्ने हुसैन के नाम से भी लिखता रहा। और ऑफिशियली भी जो मेरा काम था वो मैंने बड़े खुशरूबी से वहाँ दिया। और 2 साल रहा मैं वहाँ। ब्लू स्टार ऑपरेशन मैंने सारा देखा अपनी आंखों से। अच्छा क्या हुआ उस दिन? ब्लू स्टार ऑपरेशन यह है कि हमें तो कर्फ्यू लगा दिया सारा, लेकिन जब कर्फ्यू उठाया को 13 दिन के बाद, जो पहला ग्रुप गया था दरबार साहब में, मैं उसमें शामिल था। तो वहाँ तबाही मची हुई थी सारी। बहरहाल वो अलग से एक दास्तान है। तो जब फिर गुलशाह की हुकूमत आई, तो जो गुलशाह की हुकूमत में जो पहला ऑर्डर निकला वो मेरा निकला, मुझे अटैच किया गया जनरल डिपार्टमेंट में। अच्छा जी हाँ। तो उस क्योंकि आप वक्त ज्यादा नेशनली थे। नहीं, हाँ मैं था नहीं, इल्जाम तो वही था ना? इल्जाम यही था। लेकिन एक बात है कि मैंने काम भी किया था 1977 के इलेक्शन में। 75 में मैं बेग साहब के साथ पिए। तो 77 शुरू में इन्होंने वापस ले ली इनसे, क्या कहते हैं, हमायत कांग्रेस ने। तो ये गिर गई हुकूमत इनकी। तो फिर इलेक्शन हुआ। तो 77 में तो जो बीच का पीरियड था 3 महीने का, उसमें 17 वाला एक आया था एडवाइज़र। हाँ 17 वाला सुना है तो मैंने। मैं उसका पीए था। अच्छा अब वो अंग्रेज़ी के अलावा कुछ नहीं जानता था। तो जो दरख्वास्तें आती थी मैं उस पर जिस लिखता था अंग्रेज़ी में, तो उसको देता था, वो ऑर्डर पास करता था। तो उन दिनों ये होता था कि कई लोग इनके जिनका नाम होता था जी इनको पकड़ो ये करो, तो मैं किसी न किसी थ्रू मैसेज भेजता था भाई बोला आदमी को बचा लो। मोहम्मद सिद्दीक होता था इसमें कल्चर एकेडमी में, खताती का उस्ताद था वो। इमाम मोहम्मद सिद्दीक। हाँ वो और मैंने मिल के एक अखबार निकाला था उस वक्त 77 में, कैनवस वीकली। वो श्रीनगर का मोहम्मद सिद्दीक। श्रीनगर, हाँ अच्छा राव बाबा साहब का। बिल्कुल राव बाबा साहब का। उन दिनों क्या हुआ था, जनता पार्टी बनी थी कश्मीर, और मीर वाइज साहब जो थे, फारूक साहब, वो उसके प्रेसिडेंट बने थे। और जो उनके जो पैटर्न थे वो थे मौलाना मोहम्मद मसूदी साहब, हैं जी, वो सरप्रस्त बने थे। ठीक है। तो उन दिनों बड़े नारे शारे
शेख के खिलाफ लगते थे, तेरा पूँ गया, तेरी गाड़ी गई, वो इस किस्म के नारे आम चलते थे वहाँ। तो ये जो था मोहम्मद सिद्दीक, ये कट्टर किस्म का शेर था। तो इसने कहा जी का अखबार निकालनी है, तो मैं लिखता था। वो मेरे पास कुछ इशू हैं उसके अभी तक पड़े हुए, बहुत अच्छे आर्टिकल उसमें। यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि लाल चौक में वो अखबार जो थी वो यानी घंटे 1.5 घंटे में सब बिक जाती थी, ये भर कर ले जाते थे सारे उसको। तो सिद्दीक का ये था वो। तो वो मैं इब्ने हुसैन के नाम से मैं उसको रेड करता था, इब्ने हुसैन। हुसैन। तो मुझे अंदर की सब पता होता थी खबरें, तो वो हम किसी न किसी तरीके से ये था। तो तब आपको याद होगा कि अगर वो उस दौर में जब इलेक्शन हुआ 77 में, तो इन्होंने चाय पे बुलाया मौलवी इसने मीरवाइज साहब ने। उन दिनों ये वहाँ नगीन में नहीं गए थे, ये राजौरी कदर में रहते थे। तो जब और बुलाया किसको, मुरारजी देसाई को। तो जब ये इनके लिए ना वो 1 मन जुलूस बना रही है, तो वहाँ इन्होंने वो जो औरतें गा रही थी, सबज दस्तार खुदा शुरोजी पाकिस्तान गुजिया, ये वहाँ गा रहे थे। अब उसने किसी साथी को पूछा, जो कोई मेरे ख्याल में पढ़ती होगा, कोई उसको पूछा या किसी को भी ये क्या है, उसने कहा ये कह रही है कि सबज रंग का जो दस्तार है उस पर खुदा राज़ी है क्योंकि पाकिस्तान का गाजी आया है। तो वो उसको दिमाग में भाई ये क्या है। फिर जब उनके घर गए तो जिस कुर्सी पे बिठाया उसके पीछे जना साहब का फ़ोटो था। तो उसको कहता है कि जनाब यहाँ जना साहब भी इसी कुर्सी पे बैठे थे। जब वो वापस गया तो उसने बुलाए सब एजेंसियाँ, खबरदार किसी ने कोई क्या गड़बड़ की। कम अज़ कम शेख साहब तो कहता है ऑटोनॉमी कहता है विद इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो कोई पाकिस्तान शाखता तो नहीं ना कह रहा। तो कोई, क्योंकि इससे पहले चरण सिंह आया था, चरण सिंह उस वक्त होम मिनिस्टर था, और हाँ, और वो जगजीवन राम जो था वो डिफेंस मिनिस्टर था। ये आए थे, सबको कह रहे हैं भाई जी ये जीतने चाहिए। तो लेकिन जनाब सिर्फ एक अब्दुल रशीद काबली जीता था, बाकी सारी सीटें जो थी वो एनसी जीत गई थी। ठीक है। तो और जो रिफ्ट हुई थी बिटवीन गुलशाह और बेग साहब के, वो जब सेक्रेटरीट में पहली मीटिंग ली उसने कहा था शेख साहब कि मेरा जानशीन मिर्ज़ा अब्दुल बेग है, उसको उनको डिप्टी सीएम बनाया था। अच्छा। ये बात जो थी गुलशाह साहब को बड़ी, तो बाकी की हिस्ट्री है कैसे हुआ क्या हुआ वो कभी उसमें पढ़ लीजिएगा। तो बहरहाल ये जो मतलब कहने से मेरा मतलब ये है कि मैं पूरी तरह से क्या उनके साथ ये जुड़ा हुआ था। तो वो अखबार भी निकालते थे बेचारा, अब तो वो भी नहीं है यहाँ, बेचारा अल्लाह को प्यारा हो गया। लेकिन ये काम मैं अखबार का सिलसिला तब तक करता रहा मैं। और फिर ये जब मैं वीडियो बना 81 में, तो ये मैंने कहा ना जब मुझे वहाँ भेजा गया, तो जब ऑर्डर निकला तो फिर मैंने जल डिपार्टमेंट में रिक्वेस्ट की कि जनाब मुझे मेरे पेरेंट डिपार्टमेंट भेजिए और जो मेरा ग्रेड है उसके मुताबिक मुझे पोस्ट दीजिए। फिर मुझे उन्होंने प्रोजेक्ट अफसर DRDA लगाया पुंछ में, फिर डोडा में, उसके बाद फिर मैं ACD डोडा ही बना। और ये सब ऑर्डर जो हैं शेख साहब के निकाले हुए हैं, यानी शेख गुलाम रसूल साहब के। तो फिर पीछे मुड़ कर नहीं देखा, अल्लाह ताला ने फिर बड़ी मुझ पर मेहर की, मेहरबानी अनायत उनकी थी अल्लाह ताला की, कि मैं फिर पीछे मुड़ कर मैं DC रहा, यहाँ एडिशनल DC रहा जम्मू में तकरीबन 2 साल। बेग साहब के साथ कितने टाइम रहे? जब से उन्होंने उहदा लिया था, हल्फ लिया था उन्होंने 75 फरवरी में, मैंने शायद अप्रैल में ज्वाइन किया। और जब तक यानी उनके इस्तीफे का लेटर मैं ही लेके गया था शेख साहब के पास। हो कहानी क्या थी? अब ये कहानी छोड़िए ना, नहीं उसमें क्या प्रॉब्लम है, हिस्ट्री है, हिस्ट्री ये है, थोड़ी कर सकते हैं। हिस्ट्री ये है कि जनाब ये शेख साहब उस वक्त गए थे आँख का ऑपरेशन कराने के लिए, बम्बई गए थे। बम्बई के किसी अस्पताल में इनका ऑपरेशन हुआ था आँख का। तो जाने से पहले कौंसिल की सीटें थी, कौंसिल का इलेक्शन था। तो बेग साहब ने अपने दामाद के लिए भी एक सीट मांगी। शेख साहब ने कहा ठीक है, इनको एक सीट उसको दे दी गई, तो बाकियों पे। अब जो इनका थे ना, जो पहला कौन आएगा दूसरा कौन आएगा, तो वो तीसरे दर्जे पे आ रहा था। तो उसमें गुलशाह नहीं चाहता था कि वो आए,
वो एक्चुअली चोट करवाना चाहता था किसको, वो इसको बेग साहब को। तो ये जनाब मंगत राम शर्मा जी उस वक्त MLA थे और इनका कांग्रेस का वो लीडर था सब में, वो बेग साहब के पास है और मेरी मौजूदगी में है। तो उसने ये कहा कि जनाब वो गुलशाह साहब तो ऐसे थे, गुलाम अहमद शाह साहब ऐसे चाहते हैं कि वो आपके कैंडिडेट को, आपके दामाद को हराना चाहते हैं। तो उसने कहा फिर आप क्या मदद करेंगे? उसने कहा जी हमारा तो वोट आपके साथ होंगे पूरे। उसने कहा ठीक है, अब इलेक्शन है तो ये कहाँ गए हैं? शेख साहब आँख का ऑपरेशन के लिए वहाँ है जी। इलेक्शन हुआ जी, 46 वोट पड़े किसको? बेग साहब के दामाद को, 46। यानी जो इनका थे ना वो, उनको कम पड़ गए, इसको ज़्यादा पड़ गए, इनको पूरे कांग्रेस के वोट मिल गए इसको। उससे ये जीत गया। अब गुलशाह गया दिल्ली, उधर बॉम्बे। उसको कहा शेख साहब को कि पहले ये साजिश की गई थी बख्शी साहब के ज़रिए 53 में, तो हमारी हुकूमत तोड़ दी गई थी। आज ये बेग साहब के ज़रिए हो रहा है। तो ये देखो ऐसे हुआ है, 46 स्टेटें, ये पूरा सेंटर की एक स्कीम है, कांग्रेस की ये है वो है। तो जो ही ये सिटीजन वापस आया तो इन्होंने फ़ोन किया बेग साहब को, शेख साहब ने, और कहा कि जी आप इस्तीफ़ा दे दें। बेग साहब उस वक्त दिल्ली में था, एग्रीकल्चर को कॉन्फ्रेंस में अटेंड करने गए। उसने कहा मैं आ रहा हूँ श्रीनगर, तो मैं जो आपका हुक्म है देता हूँ। अब श्रीनगर जब आया तो ये कोठी थी उनकी जहाँ चर्च लेन में, वहाँ कोठी थी उनकी। तो अब उन्होंने, हमदानी था जो बाद में चीफ सेक्रेटरी के साथ रहा, वो स्टेनो था, उसको डिक्टेशन दिया, भाई ये लाओ बना के। अब जो लाया तो उधर वो हमारा जलालदीन एक होता था अंडर सेक्रेटरी, वो अंडर सेक्रेटरी डिप्टी CM के घर में बैठता, सेक्रेटरी नहीं आता था। तो जब इस्तीफा दिया उसको दिया कि तुम दे दो, जनाब मैं पटन ये ना नारी अगर बना के उसको वो इनकार कर गया। अब मैं देखता हूँ कि ये ड्रामेबाजियाँ कर रहे हैं। तो मैंने कहा दो जी कोई नहीं, मैं जाकर दे आता हूँ। तो उन्होंने बंद लिफाफा किया था तो मुझे दिया। अब मैं जाता हूँ शेख साहब के यहाँ। शेख साहब उस वक्त रहते थे जो ये MLA हॉस्टल है, इसके पीछे तो वहाँ हाँ, वहाँ एक तो ओम जी थे जो इसका प्राइवेट सेक्रेटरी था, और अहमद बतकू साहब थे जो इसका प्रिंसिपल सेक्रेटरी था। तो मैं गया, पहले मैंने दिया इसको ओम जी को। नहीं आप जाओ उनको दे दो जाके। मैं गया उनके पास, अहमद साहब के पास, मैंने कहा नहीं आप ऐसा करो, शेख साहब लान में बैठे हैं, आप खुद। तो मैं गया, वो लान में धूप सेक रहे थे, तो मैं गया, तो मैंने सलाम की। तो हाँ, मैं कहा जनाब ये बेग साहब ने भेजा है। उसने खोला, पढ़ा, मेरा सलाम कहिए और उनको शुक्रिया अदा कर दें। मैं वापस आया, जिप्सी थी, जिप्सी में गया था, वापस मैंने कहा जनाब उन्होंने शुक्रिया अदा किया और सलाम दिया आपको। फिर इन्होंने किया था कि एक मतलब जलसा किया पहले बेग साहब ने। अच्छा, बेग साहब ने जलसा किया कहाँ? यही गोलबाग में। तो ये सारी टीम, गुलशाह, ये जो कोचक, हसामुद्दीन बांडे, ये सब के सब जहांगीर होटल में ऊपर बैठे थे। अच्छा। जो ही जलसा शुरू हुआ तो ऊपर से पथराव शुरू हुआ, और डिवीजनल कमिश्नर उस वक्त था हमीदुल्लाह। अच्छा, खान बान अली ये था। तो ये जनाब इसने उसको पकड़ा, ये चलो जी ये करो वो करो, ज़बरदस्ती स्टेज से घसीट के ले गया जी, आप पर ये हो गया वगैरह। ये वो हमीदुल्लाह खान है जो कहता था जनाब तो लगन मिशु जनाब यार दिलस लगन क्यों नहीं है। मतलब ड्रामेबाजी की हद है। ये जो खुशामदी की भाई आप ये जो टीका आपको लगता है ये मेरे दिल को लगता है जनाब, हाँ जी। तो वो उसको घसीट के वहाँ स्टेज से लाया। अब जनाब इसने रखा मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा, वहीं हम उधर ही रहते थे। अब 15 दिन तक जो स्टाफ होता है वो रह सकता है मिनिस्टर के साथ, तो स्टाफ वहाँ थे। तो अब
बलदेव सिंह जसवाल था, वो बाद में डिवीजनल कमिश्नर रहा जम्मू में, वो उस वक्त उसका प्राइवेट सेक्रेटरी था। तो मैंने अब शाम को ये लोग इकट्ठे, रमजाना उसका था सर्वेंट, रहमाना उसका ड्राइवर था बेग साहब का। अब जनाब ये 6 MLA वहाँ इकट्ठे हुए, उनमें इसका क्या कहते हैं जी, हाजी बुलंद खान था, वो भी था उसमें शामिल। एक जो नहीं था वो सिद्दीक नहीं था, बाकी ये मोहिउद्दीन मलिक था, उस पर स्पीकर था, ये सब कोई, ये जो आपका यासीन क्या नाम है उसका, जो उधर से खान साहब का हाँ, वो भी था, हकीम यासीन, ये सब थे। और एक तेली था, अब्दुल समद तेली, वो भी था, मुझे जो ये नाम याद आ रहे हैं, ये सब बैठे थे। अब जनाब मैं इनको चाय शाय खिदमत का, ये रमदाना ला रहा है, मैं आगे दे रहा हूँ। मैंने देखा इनको रात को रखना वही, दूसरे दिन सुबह क्या होना है, ये ना प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो मैंने देखा ये सब डरे सहमे हैं, ये डरे सहमे हुए लोग। इन्हें इतने में मुझे उसने कहा कि आप भदरवाई साहब को कहो। उसने भी बड़ा, भदरवाई साहब, हंडू साहब कहते थे जी हम आपके साथ हैं, ये है वो है। जब मैं भदरवाई साहब को मिलने गया, पे पैगाम देने पे आपको बुला, उसने कहा तुम कैसे आ गए यहाँ, भागो भागो यहाँ से, नौकरी बचाओ, खबरदार यहाँ। तो मैं बाप में ये वो ऐसे कह रहा है। खैर ये 6 थे, खाना शाना खाया। अब सुबह मैं भी वहीं बुला, सुबह जब ये उठे तो मैंने बेग साहब के बेडरूम में मैं गया। मैं जनाब मैं छोटा सा आदमी हूँ, तो बात बड़ी है, लेकिन मेरी बात सुन ले आप। कहा हाँ बताओ क्या बात है। मैं जनाब आप जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें आप गुलशाह के बारे में जो कहना आप कह दीजिए, लेकिन शेख साहब के बारे में मत कहिए, कुछ नहीं कहना, ये मेरी आपसे क्या रिक्वेस्ट है। क्यों क्यों क्या बात। मैं जनाब मुझे कुछ जो यहाँ बैठे हैं ना आपके, ये मुझे कुछ नहीं लगा, मैं कुछ कह के मैं चुप हो गया। इतने में आया जलालुद्दीन, जल साहब ये क्या शोना है, खालिद चीत करवाना है, ये बकवास, ये क्या पता तु फखरी कश्मीर। हाँ जी, ये तो वतन जनाब हड़ताल पूर कल वतन। तो जनाब जब उसने कहा ये क्या पता, मैंने कहा भाई माइंड योर लैंग्वेज। हाँ जी, मुझे वो जसवाल कहना लगा वो इनकी अपनी सियासत है, तुम जम्मू से कहाँ इनके सियासत में कूद रहे हो। खैर जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने शेख के खिलाफ भी बोल दिया। अच्छा, बोला जो कुछ बोला, बाद में फिर पता ही है वो बीमार हुआ, तो क्या बड़ी लंबी दास्तान है, लेकिन इसमें मौजूद है वो सारी बड़ी। तो ऐसे मतलब आपने पूछा ना बैकग्राउंड क्या थी, बैकग्राउंड ये थी कि गुलशाह साहब नहीं चाहते थे कि कोई दूसरा आदमी शेख साहब के बाद, तो वही वजह वो उनके बेटे के खिलाफ भी हो गए बाद में। जाहिर है जब उसको देखे ना, फारूक अब्दुल्ला के पास 2/3 मेजॉरिटी थी, तो तोड़ा। पहले BK नेहरू को कहा, वो गवर्नर था, उसने इनकार कर दिया अपनी भांजी को, यानी उसको इनकार किया कि भाई नहीं ये तो कानून के खिलाफ है, आइन के खिलाफ है। तो उसने उसको हटा के कहीं और भेजा, जगमोहन को भेज दिया, उसने आते ही कांड कर दिया। जब 90 में दोबारा उसको लाया गया था, तो फारूक साहब ने क्यों छोड़ा था, वो अपनी वजारत क्यों छोड़ी थी, इसी वजह से उनको पता था कि उनको वही करना ये है। वही करेगा, तो छोड़ दी। तो वो ये जो बीता था ये सारा मसला। लेकिन बेग साहब इंसान कैसे थे, वो बड़े मिजाज जानते थे वो देखिए, एक तो जीनस था वो आदमी। मैंने जो थोड़ी बहुत अंग्रेजी सीखी या जो जुबान को सुधारन मैंने उस शख्स से सीखा। वो क्या करता था, अक्सर मुझे वो लिखता था, खालिद साहब इसका जवाब बनाएं, उर्दू में लिखता था मुझे कई बार ना जब जोश में। तो एक बार मैंने किसी का ख़त था, मैंने उसका जवाब ही उर्दू में बनाया। तो मैंने कहा हम इंशाअल्लाह ताला ये काम करेंगे, इस तरह से कहते ये कमिटमेंट है, हम इंशाअल्लाह ताला ये काम करने की कोशिश करेंगे मीन्स कमिटमेंट, कोशिश करेंगे ही कमिटमेंट नहीं है। मतलब इस किस्म की बारीकियाँ वो ज़बान की सिखाता था। फ़ारसी बड़ा अच्छा जानता था वो, उर्दू पे भी दस्तरस से, अंग्रेज़ी में तो माशाल्लाह ला का बड़ा। तो और दूसरी बात ये थी, पढ़ता बहुत था वो, यानी इंग्लिश लिटरेचर बहुत पढ़ता था। जो किताब दुनिया के किसी भी कोने में अंग्रेज़ी में छपी हो, वो जनाब 7वें 8वें दिन वो उसके टेबल पे होती थी, जो पढ़ता था। बाकी मज़ा अच्छा था, लेकिन कमज़ोरी एक थी, खुशामद पसंद था। और वो
यानी इतना अच्छा नाम, इतना अच्छा काम, फिर वो मुझ जैसे लोगों की बातों में जनाब तो क्या, हा तो ये जनाब तो ये जिससे तकरीर करो याद में तो ये वो ना ये इस जनाब बेयकीन कहाँ थे, वो खुश होता था। हालांकि जो मतलब जिस उसका वो जो कद था ना, उस कद के लिहाज से उसको इन बातों पर नहीं देना, लेकिन ये इंसानी कमजोरी हर एक में, हर आदमी चाहता है कि मेरी कोई तारीफ करे, मेरी बात का कोई जिक्र करे। वो हमें लेकिन भी इस बात का इजहार वो कैसे करते थे वो शेख साहब के साथ शेख साहब 1931 के बाद से, मान उसने लीजिएगा? एक बार कहा, उसने कहा एक बार ये हमारे साथ बात की, मेरे साथ और बलदेव सिंह जसवाल के साथ, हाँ जी। हालत ऐसी थी कि हम गए वहाँ, तो मैं नहीं बताना चाहता, तो बहरहाल उसको हमने, कहते हैं कि मैंने 45 साल इस आदमी के साथ रहा हूँ। कुत्ता भी अगर 2 साल किसी के साथ रहे तो वो दुम हलाता है उसके पीछे, मैंने 45 साल से वो रो पड़ा। तो महबूब आ गया, जो कोई आता आप उससे सब रोना शुरू कर देते हो। अल्लाह ताला माफ करे सबको। कभी कोशिश कोई हुई बाद में जब वो इकदार से भी अलग हो गए नहीं, कि इनको नजदीक लाया जाए? कोई नहीं। वो अल्टर ईगो था जब उसका। जब बीमार हुए तो शेख साहब पूरी कैबिनेट के साथ गए थे, उसकी इयादत के लिए अस्पताल गए थे। ये एक बार, बाकी नहीं, उसके बाद नहीं कोई। वो मेरे ख्याल में वही उसी वजह से फिर फारूक अब्दुल्ला ने कंपनसेट थोड़ा किया, महबूब एक को टिकट दे दी, फिर बाद में उसको रहा भी। फिर वो भी सियासत ऐसा ही नाम है, सियासत कोई अच्छी गेम नहीं है। तो आपको बाकी पता ही है, कोई आज इधर है, कल कहाँ है, परसों कहाँ है। ये सियासतदानों का, उनके लिए खेल है, हाँ जी। आम लोगों के लिए ये बहुत जज्बाती बातें हैं, वो बेचारे उसमें आ जाते हैं, जज्बात में आ जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं। कभी शेख साहब के साथ आपने काम किया ना? नहीं, काम नहीं किया, लेकिन ये है कि उनके जो मतलब ओम के साथ तो अक्सर बैठा करता था मैं। अहमद साहब जो थे वो बड़े अच्छे, बहुत, हालांकि अहमद साहब ने जो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी ना, उसमें बहुत एक्सपोज किया है शेख साहब को। हाँ जी, पढ़ी है मैंने। बड़ी है ना, बहुत बहुत कुछ किया है। मतलब वो उस हद तक गया है कि जिस हद तक नहीं जाना चाहिए। ये है कि आपने बख्शी साहब के बारे में लिखा है? बख्शी साहब का यही जिक्र है कि भाई जो उन्होंने जो लेकिन बख्शी साहब के बारे में है नहीं हमारे पास बहुत कुछ। इसलिए नहीं है कि उसने बुरा किसी के साथ नहीं किया। मास वे ये कि पॉलिटिकल डिसीजन उसने जो लिया कि शेख को निकाल के, वो भी उसमें पंडित नेहरू का ज़्यादा हिस्सा था इसको लाने में, कि कौन किस, ये डिप्टी सीएम, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर था। जब भी शेख साहब प्राइम मिनिस्टर थे, ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर था, तो उनको यही सोचा भी कैसे करें। और उसमें जो गेम खेली थी, 2 आदमी ने खेली थी, ये श्यामलाल सराफ ने और डीपी दार ने। 52 में ना, 52 के हाँ, बाद। 53 की बात कर रहा हूँ। हाँ। इन 2 की गेम थी सारी, और भी थे बाकी, ये मिले हुए थे सारे। पूरा सर्विस कैरियर रहा, उसमें सबसे चैलेंजिंग असाइनमेंट कौन सी थी? ये पुंछ का डीसी बनना। ज्यादा चैलेंजिंग था। पूरा बॉर्डर जो है ना पाकिस्तान के चारों तरफ पाकिस्तान है, सिर्फ एक यूं कि ये तकून है, ये जो पॉइंट है ना, ये एंट्री पॉइंट है इंडिया, यानी जम्मू से हमने आना हो तो ये पीर इसे कहते हैं बिम्बर गली। बिम्बर गली से हम क्रॉस करें अंदर, बिम्बर नहीं, बिम्बर अलग से है, बिम्बर डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान कश्मीर का, है जी। वो यहाँ अखनूर से आगे है, वो बिम्बर है, डिस्ट्रिक्ट है, मैं वहाँ भी गया हूँ। लेकिन वो बिम्बर गली है, वो गली यानी उस गली पे रजौरी डिस्ट्रिक्ट ख़त्म होता है और शुरू होता है क्या पुंछ का डिस्ट्रिक्ट। तो वो अंदर जाके आगे जो ये भी पाकिस्तान है, यहाँ भी पाकिस्तान है, यहाँ भी पाकिस्तान है, यही एक रास्ता हमारा है। यहाँ जो है आपका पुंछ का ये जो सावजियाँ गगरियाँ इलाका है, वो आपके अलपत्थर और जो इलाका आपके गुलमर्ग का, वो मिलता है आके वहाँ से, और दूसरी तरफ पाकिस्तान का इलाका मिलता है, ठीक है, एक बॉर्डर वो है। तो ये पूरा बॉर्डर वहाँ से यानी पाकिस्तान के साथ ही मिलता सारा। तो वो एक उन दिनों एक तो मिलिटेंसी ज़बरदस्त थी। 90 में भी मैं वहाँ ACD था, वो भी मिलिटेंसी सारी देखी है मैंने, बहुत कुछ देखा है मैंने। उसके अलावा फिर 90 में, ये 2000 में यानी 99 में वहाँ था मैं, DC 90
2001 में मैं वहाँ था। तो बड़ा कुछ देखा है। तो लेकिन ये कि वो यानी एक जगह एक हिंदू का गांव में हरनी, उधर जी 4 हिंदुओं को मिलिटेंटों ने मार दिया। हालात कैसे संभालने हैं वो हम जानते हैं, अल्लाह ताला जानता है कैसे वो संभाले। इसी तरह जो छठी सिंहपुरा का वाक़या हुआ था तब भी मैं वहाँ था, और जो जुलूस निकले और जो हुआ उसको कैसे संभालना है। डीसी की जो जॉब है ये सिर्फ वो ही नहीं है, झंडी नहीं है, वो झंडी बड़ी बड़ी है, वो नहीं है। उसको तो रात भर नींद नहीं आती कि ये कोई लॉ एंड ऑर्डर ना हो जाए। आप एडीसी थे अनंतनाग में जब छठी सिंहपुरा हो गया? नहीं, अनंतनाग में मैं डीसी। अच्छा, अनंतनाग नहीं, पुंछ में। मैं पुंछ में था। अच्छा, पुंछ में था, लेकिन हालात ऐसे हो गए ना। अच्छा, हालात अच्छे। हाँ, तो मैं उस दिन पुंछ में नहीं था, मैं छुट्टी पे आया था। तो मुझे कैसे वहाँ पहुँचना पड़ा। रात के 3 बजे तो मैं पुंछ पहुँचा। तो दूसरे दिन जुलूस था, मैं जुलूस में शामिल हो गया अपनी पूरी टीम लेके। तो मतलब काफ़ी मतलब वो चैलेंजिंग की पोस्ट थी, डिसीजन बड़ी थी। पुंछ को मैनेज करना बहुत मुश्किल है बाकी डिस्ट्रिक्टों के मुकाबले में। डिस्ट्रिक्ट सभी एक ही जैसा, उसको मैनेज उसको क्या करना होगा। लेकिन उसमें ये था कि पुंछ में तकरीबन पुंछ रजौरी में 5 ब्रिगेड आर्मी थी, और डिब हेडक्वार्टर जो था, डिवीजन हेडक्वार्टर, वो रजौरी में था, समझे। और पुंछ और रजौरी का एक वो था डीआईजी राम लुभाया था उसको वहाँ। हाँ जी, तो वो वहाँ था। तो यहाँ डीसी 2 थे। जब 90 में मैं जब वहाँ था तो स्पेशल कमिश्नर था हमारा मिस्टर बलोरिया साहब, एसएस बलोरिया। और स्पेशल पुलिस अफसर था, वो था डीआईजी क्या नाम है इसका, अल्लाह बख्श। उस वक्त जब मैं 99 में गया तो उस वक्त जगत साहब थे डीजी। हाँ जी, गुरबचन जगत थे डीजी। तो डिवीजन कमिश्नर अनिल गोस्वामी साहब थे जम्मू में। तो मेरे बगल में जो रजौरी डिस्ट्रिक्ट में उस वक्त था वो बशीर अहमद रुनियाल था। तो ये मतलब हालात तो वैसे ही थे। जब हम डीसी में था तो एक पूरा गांव पाकिस्तान चला गया था, पाकिस्तानी कश्मीर में। पूरा का पूरा गांव चला गया सीधे। हाँ, बेचिराग हो गया पूरा गांव, पूरा गांव। वजह क्या थी? वजह कुछ ज्यादतियां और क्या। देखिए ना, ये शक शुबे है। मतलब आर्मी है, आर्मी को ये शक होता है कि भाई यहाँ जो ये अटैक हुआ है ये इन लोगों की मर्जी से हुआ है या इनकी नॉलेज में है, तो वो सख्ती करती थी। कोई ज़्यादा सख्ती से हुई होगी तो पूरा गांव ही भाग गया वो। तो ये है कि हालात बड़े दिगरगू। तो आपने कुछ किया उनको लाने के लिए वापस? वो देखिए जी, हम क्या करते, हम गए गांव में हमें जाने नहीं दिया उस वक्त। अच्छा। हालांकि मैं डिस्ट्रिक्ट का क्या था, बड़ा अफसर, सबसे बड़ा अफसर, लेकिन नहीं जाने दिया। मुझे नहीं जाने दिया, एसएसपी को नहीं जाने दिया, किसी को नहीं जाने दिया गाँव में। तो वो चले गए थे। तब तक फिर वो वापस नहीं आए। बेचिराग था गाँव, बेचिराग रहा गाँव। काफ़ी कुछ हुआ है बहरहाल। तो कुछ अच्छी यादें हैं आपको सर्विस की जो आपने कंट्रीब्यूट किया हो अदर देन? मैंने जनाब पुंछ में जब मैं डीसी था तो मैंने बशीर बद्र को वहाँ बुलाया, एक शाम बशीर बद्र के नाम। अच्छा। फिर दूसरे साल मैंने उसको बुलाया, ये क्या कहते हैं इसे जी, जो निदा फाजली को। अच्छा। वहाँ बुलाया, उनके मुशायरे वगैरह करवाए। तो मैं जहाँ जहाँ भी रहा मैंने ये लिटरेरी काम बहुत किए। जम्मू में मैंने 2011 में मैंने पाकिस्तान से 11 शायर लाए थे, गाने वाले लाए थे। जश्न फैज़ यहाँ जम्मू में कराया था। फैज़ साहब की बेटी आई थी जम्मू में, यहाँ रहे थे, यहाँ करवाया था मैं जम्मू में। ये मैं करता रहा, ये पंगे कहिए मेरे, ये मैं करता रहा। तो वहाँ भी यानी जब 2005 में जो पहली बस गई थी कारवान अमन, अच्छा। मैं उसका ग्रुप लीडर था। मैं उस बस का ग्रुप लीडर था। अच्छा। हाँ। आप भी गए? हैं? आप भी गए? मैं कहता हूँ मैं ग्रुप लीडर था उस बस का। अच्छा। तो मैं गया तो तभी था ना। अच्छा। मैंने कौन बना था। तो मैं उस बस का ग्रुप लीडर, मैं और मेरी मिसेज थे। तो तब जब हम गए तो आप पुंछ से गए? नहीं जी, उड़ी से मैं उड़ी की बात कर रहा हूँ। पुंछ तो 2 साल के बाद खुला। अच्छा। मैं 2005 की बात कर रहा हूँ। 2005 में जब ये इन्होंने हीलिंग टच का ये प्रोग्राम बनाया तो हुआ ये कि जब एप्लीकेशन मांगी गई तो मेरी भी एप्लीकेशन गई, तो उन्होंने जनाब लिस्ट में मेरा नाम भी आ गया।
पे ये जाएंगे। तो मुझे थ्रेट आई अच्छा टेलीफोन से, अच्छा कश्मीरी लहजे में। मैं पहचान गया ये कोई कश्मीरी लड़का बोल रहा है। तो कहा जी आप नहीं जाइए। मैं कहा जी क्यों नहीं जाऊँ? कहने जी इससे तहरीक को नुकसान पहुँचता है। तो मैंने फ़ोन पे मैंने कहा अगर एक बस चलने से तहरीक को नुकसान पहुँचता है तो उस तहरीक का बंद करना ही बेहतर है। ये मैंने बाकायदा फ़ोन पे कहा। और भी जब उसने कहा ठीक है फिर आप अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दीजिए गिनना। मैंने कहा अगर मेरी मौत आप लोगों की गोली से लिखी है तो दुनिया की कोई ताकत मुझे बचा नहीं सकती, और अगर नहीं लिखी है तो कोई ताकत मुझे मार नहीं सकती। तो मैंने फ़ोन छोड़ दिया। अब फ़ोन देखा वो लंदन से कॉल थी। अच्छा उस वक्त यहाँ था अशोक